vedalifesciences.com, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना, और हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये हमारा ऑल टाइम टारगेट है। हमारा हमेशा ये टारगेट रहता है कि सभी के लिए सुख शांति बनी रहे। फ्रेंड्स, तो ये हमारा बियॉन्ड आयुर्वेदा का ये जो 16 डेज का कोर्स है, इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर हमारा फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग। आज हमारा जो सेशन है वो योगा का है, जैसा कि मैंने कल के सेशन में ऑलरेडी आपको लोगों को बताया था। योगा का सेशन है। योगा का सेशन जो है, योगा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और होल लाइफ। हम चाहे या ना चाहे, डेली एक्टिविटीज के अंदर हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारी ऐसी होती ही हैं जिसके अंदर योगा ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे क्या, वो सारी अभी हम डिस्कस करेंगे। योगा कोई एक हमें अलग से करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें योगा के लिए हमें कुछ अलग से करना होता है। योगा नेचर हमें खुद सिखा देती है, नेचर हमसे खुद करवा लेती है। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ उसको अलाइन करना है अपनी बॉडी के साथ, सिर्फ हमें उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल के टाइम में लोगों ने योगा को जो है बिजनेस बना लिया है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि योगा के लिए ये कपड़े पहनने हैं, योगा मैट लेना है, योगा के लिए ये करना है, योगा के लिए वो करना है। योगा एक बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा नेचुरल चीज है जो हमें नेचर ने गिफ्ट दी है ना। कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ योगा, कैसे ओरिजिन हुआ, वो सारी चीजें आज हम समझेंगे थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। योगा जो है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है योगा का मतलब क्या होता है। योगा मीन्स यूनियन। यूनियन यानी कि जोड़। किस चीज का जोड़? हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सोल। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों के बीच में जो बैलेंसिंग है, इन तीनों का जो हमारा अलाइनमेंट है, उनका सिंक्रोनाइजेशन है, इसको हम योगा कहते हैं। अगर हमारी बॉडी फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है और मेंटली हम फिट नहीं है, हम स्ट्रांग नहीं है, डिप्रेशन में हैं, या आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आउट ऑफ एवरी 3 पीपल 2 पीपल आर इफेक्टेड। उनको खुद को पता हो या ना पता हो, बट आउट ऑफ 3 2 पीपल आर इफेक्टेड। तो आप समझ लीजिए हमारे ही घर परिवार में अगर हम 3 लोग हैं तो 3 में से 2 लोग इफेक्टेड हैं, चाहे वो शो करें या ना करें, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो। हम लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्टेड रहते ही हैं। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए योगा का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैसे और क्या, वो हम अभी आगे के स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो व्हाट इज योगा, ये मैंने आपको बताया। योगा इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग आसन्स, ब्रीदिंग, प्राणायाम और अपना मेडिटेशन और ध्यान। ये सब चीजों को मिला करके, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा ये सारी चीजें बैलेंस होती हैं, राइट। तो पतंजलि विद्यापीठ है, योगपीठ है जो, उनका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है योगा को इनहेंस करने का, योगा को लोगों में एनलाइटन, लोगों में फैलाने का। पतंजलि जो है बहुत पुरानी एक संस्था है जो, जिसका काम ही है लोगों को योगा सिखाना, योगा को बढ़ाना। तो योगा के, पतंजलि के अकॉर्डिंग 8 स्तंभ हैं, 8 पिलर्स हैं, 8 उसके सेक्शंस हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि। ये 8 उसके जो है इसके चरण होते हैं। सबसे पहले यम सिखाया जाता है। ये क्या होता है यम, नियम, आसन, ये सब क्या होता है, ये वैसे तो आप सबको पता ही होगा, बट स्टिल एक बार छोटा सा रिफ्रेश मैं करवा ही दूंगा। तो ये सब जो होती हैं, ये सबसे पहले यम सिखाया जाता है, फिर नियम सिखाया जाता है, फिर आसन सिखाया जाता है। होता क्या है कि हमारा जो मानव जन्म हुआ है, इतनी सारी योनियों को क्रॉस करने के बाद हम लोग जो मानव जन्म हमें मिलता है, यही एक ऐसा मार्ग होता है जो मुक्ति की तरफ, जो मोक्ष की तरफ हमें लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो जो मानव मोक्ष की प्राप्ति अगर करना हो तो उसके लिए हमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो 8 जो चरण हैं, इससे हम अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, ताकि हमें जो ये जन्म मरण का ये जो चक्र है, इससे हम छुट्टी पा सकें। लेकिन अगर हम इन चीजों को ना भी माने, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, अगर ना भी माने तो जब तक वो धरती पे हैं, तब वो इस पर्टिकुलर इस बॉडी के अंदर लिविंग हैं, तब तक
अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को बैलेंस्ड रखें, अपने आप को हर चीज में अपनी मेंटली फिजिकली हर तरह से अपने आप को एक्यूरेट एकदम सही रखें, उसके लिए एटलीस्ट उनको योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा आर हठ योग। हठ योग होता है जिद। अगर हमें हठ योग जैसे होता है कि एक ही पोस्चर में बैठे रहना है और उसी को हमें प्रैक्टिस करना है सालों साल, जैसे कई ऋषि मुनियों ने, अगर हम विश्वामित्र की बात करें या हमारा जो हमारे शुक्राचार्य थे, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हठ योग के थ्रू जो है भगवान को पाने की कोशिश करी है। कर्म योग जो होता है ये हमारा डेली प्रैक्टिस के अंदर, अभी हम आगे की स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि ये नेचर ने हमें, मैं चलो डिटेल में बता ही देता हूँ, आगे की जब स्लाइड्स आएंगी तब दोबारा बता दूंगा थोड़ा सा। नेचर ने हमें नेचुरली ही योगा की कुछ प्रैक्टिसेस हमें ऑटोमेटिकली दी हैं, और स्पिरिचुअली भी ये सब चीजें जो है ना हमें प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी सिखा दी जाती हैं जो ऑटोमेटिक योगा ही है। अल्टीमेटली वो योगा के ही बेनिफिट्स हमें हमारी बॉडी को देते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहां जाकर के अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली हम दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। और वो अच्छा लगता है, जो उसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, आस्था अलग चीज होती है, बट फिजिकली अगर वो बॉडी की अगर हम बात करें तो फिजिकली उसका एक अलग तरीके से अलग ही लेवल पे उसका एक रिजल्ट हमें मिलता है। कैसे मिलता है? जब हम किसी ऐसी होली प्लेस में जाते हैं, तो जब हम जाते हैं ना, तो किसी ना किसी होप के साथ जाते हैं। विदाउट होप हम नहीं जा सकते, है ना। जब हम कैसे किसी होली प्लेस में जाते हैं तो किसी ना किसी होप के साथ जाते हैं। और जब एक होप लेकर के हम कहीं जाते हैं ना, और वहां पे एक हम अकेले तो नहीं जाते हैं, लाखों लोग आते हैं। लाखों लोग जब एक जगह पर होप एनर्जी लेकर के जा रहे हैं, लाखों लोग जब एक ही जगह पर एक ऑरा क्रिएट करके जा रहे हैं, अपना होप वाला ऑरा क्रिएट करके जा रहे हैं, और वहां पर जाकर के उनकी एक उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीद जो होती है ना, वो वहां पर स्टोर होती है, वहां पर उस जगह पे वो एनर्जी बनती है। तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया में वैसा डेवलप हो जाता है, वैसा ऑरा डेवलप हो जाता है, वैसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। जब हम जाते हैं तो वो एनर्जीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे ऑरा को क्लीन करती हैं, जिसके अंदर से हमारा जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सारी डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें वहां जाकर के अच्छा लगता है। ये सारी चीजें अभी हम आगे की स्लाइड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं कैसे। भक्ति योग भी होता है कि भक्ति योग के अंदर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ किसी को एक डिवोटेड हो जाते हैं और उसी के अंदर हम लोग वो सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। कैसे क्या, कैसे जैसे मीरा है या हरिदास जी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो भक्ति योग के अंदर भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज यम? यमा इज, यम जिसको हम बोलते हैं, दिस इज नॉन वायलेंस। नंबर वन, अगर हमें योग सीखना है तो हमें नॉन वायलेंस सीखना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि नॉन वायलेंस इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ हमारा, हमारी बॉडी का कामनेस की अगर हम बात करें। बिकॉज अगर हम गुस्से में रहते हैं या अगर हम वायलेंट रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होता है। और ये जितनी सारी चीजें हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, चाहे माइंड की बात करें, चाहे कैसे भी बात करें, अगर हमारा ब्लड प्रेशर सही नहीं है, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स नहीं है, तो ना तो हम मेडिटेशन कर पाएंगे, ना हम ध्यान कर पाएंगे, ना समाधि कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें ध्यान समाधि में जाना है तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 1 है जो सबसे पहली सीढ़ी है वहां तक पहुंचने की, वो है नॉन वायलेंस। अगर हम नॉन वायलेंस, क्योंकि जितना हम वायलेंट, नॉन वायलेंट की तरफ हम जितना बढ़ते हैं, उतना हमारा ब्लड प्रेशर, उतना हमारा माइंड की थॉट्स, हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारे जो इंटरनल जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा साइकोलॉजी, वो सारा का सारा नीट एंड क्लीन और उतना काम हो जाता है, ताकि हम मेडिटेशन और समाधि और उन सब चीजों में ध्यान लगा सकें, राइट। तो यम जो होता है वो पहला चरण है। फिर उसके बाद आता है नियम। नियम यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, योगा की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, योगा अगर आज हम कर रहे हैं सुबह के 7 बजे 8 बजे मॉर्निंग में, अगले दिन हम कर रहे हैं शाम को, अगले फिर उसके नेक्स्ट डे, हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है, घड़ी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है पूरे के पूरे अपने मैकेनिज्म को डिफाइन करती है। लेकिन अगर हम इंटरनल बॉडी की क्लॉक को हम नहीं समझेंगे,
और कुछ भी चीज कभी भी किसी भी टाइम करना शुरू कर देंगे। किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन जल्दी किया, किसी दिन देर से किया। तो जो इंटरनल बॉडी की जो क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाती है। उसको नहीं पता होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज का करना है, क्या कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जब हमें नींद आती है रात के टाइम, हमें ऑटोमेटिक, जो एक हेल्दी स्वस्थ आदमी होगा, जो पूरी तरह से हेल्दी होगा, उसको ऑटोमेटिक ही रात को अपने आप ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। उसको कोई अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा वो ऑटोमेटिक नींद उसको ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाएगी। और सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी उसका जो भी रूटीन है, ऑटोमेटिक विदाउट किसी अलार्म लगाए बिना, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उतने बजे करेक्ट उसकी आंख खुल भी जाएगी। सोते सोते वो घड़ी तो देख नहीं रहे, ऑब्वियसली, है ना। ऑटोमेटिक हमारी घड़ी जो होती है वो इंटरनल हमारी बॉडी की मैकेनिज्म में फिट होती है, वो ऑटोमेटिक उतनी घंटे की नींद पूरी होते ही वो और आंख खुल जाती है। तो जो इंटरनल क्लॉक है उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें खुद को एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तभी जो है हमारी इंटरनल क्लॉक जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन में वर्क करेगी। और अगर वो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में वर्क करेगी तो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो हमारी डेली एक्टिविटीज जो है, हमारा डाइजेशन है, हमारा ब्रीदिंग है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हमारी जो इंटरनल बॉडी में चुपचाप चलती रहती हैं बिना बताए, है ना, वो सब जो है विदाउट एनी किसी अड़चन के बिना वो कंप्लीटली प्रॉपरली चलती रहेंगी। पोस्चर, पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा योगा के अंदर भी और नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर भी। अगर हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे सही रहती है, अगर वो एंगल चेंज हो जाए, अगर आप सोचिए आप सीधा सीधा चलते हैं तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना भी चल सकते हैं, लेकिन वही आप कोशिश करके देखिएगा, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप झुक जाइए 90 डिग्री एंगल पे, आप झुक जाइए और झुके झुके चलने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने किलोमीटर आप चल पाते हैं। शायद कुछ मीटर भी आप शायद ना चल पाए। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी एक प्रॉपर पोस्चर में रहती है, प्रॉपर एक एंगल पे रहती है, तो वो सही काम करती है। अगर उसके पोस्चर्स हम चेंज करते हैं, लाइक बैठने का पोस्चर आजकल हमारा जो है, पहले लोग जमीन पे बैठ करके खाना खाया करते थे, आज के टाइम पे लोग टेबल कुर्सी पे बैठ करके या बेड पे बैठ करके खाना खाते हैं। तो उस वजह से हमारी बॉडी के फंक्शनैलिटीज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हमें, जैसे हमने डिटॉक्स वाली क्लास में या हमारा जो फास्टिंग वाली क्लास थी, हमने उसमें डाइजेशन को समझने की बहुत डीपली कोशिश करी थी। उसके अंदर हमारा पोस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हमारा खाना खाने का पोस्चर ठीक नहीं है तो जो स्लाइवा, जो हमारे मुंह से हमारी लार जो खाने के अंदर मिक्स होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगी। और अगर वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगी तो हमारी जो पेट के अंदर हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसको हम आयुर्वेद के अंदर जठार जठार अग्नि बोलते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी तो हमारा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बन के हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता रहेगा। मैं टेक्निकली टर्म्स को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर आदमी को, जो डॉक्टर नहीं है, जिसको टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम है, वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करे, समझ सके। ठीक है। अगर हमारा पोस्चर सही रहता है तो हमारी बॉडी सही तरीके से नेचुरल वे में काम करती रहेगी। अगर पोस्चर्स खराब होते हैं, और उन पोस्चर्स अगर खराब हो भी चुके हैं, मान लीजिए अगर ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी हमें पोस्चर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट। तो ये आसन, यम नियम आसन, ये सब चीजें जो है, प्राणायाम इज आर्ट ऑफ ब्रीदिंग। अभी इस प्रेजेंटेशन के दौरान, इसी सेशन के दौरान मिडल में हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसके अंदर हम 4 तरह की ब्रीदिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग को कभी फोकस नहीं करते हैं। हम अगर मेडिटेशन या हम किसी चीज को हम करते भी हैं ना, तो हम खाली ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रीदिंग को करने का, जब मैं मेडिटेशन का सेशन अगर कभी डिटेल में लूंगा ना, कभी कुंडलिनी अवेकनिंग और वो सब चीजों का लूंगा, तो उसके अंदर मैं आपको, आई कैन टेल यू डिफरेंट 12 to 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। इतने टाइप्स की ब्रीदिंग हम ले सकते हैं। लेकिन आज योगा से रिलेटेड है, तो योगा के अंदर हम लोग 4 तरह की अलग अलग ब्रीदिंग को समझेंगे आज। राइट।
तो ब्रीदिंग के जो प्रोसेस है, मैं अभी आपको पूरा, ये तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू टाइप का जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में 4 अलग अलग तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिकली करवा के दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। जो 4 तरह की मैं बताने वाला हूँ ब्रीदिंग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिख रही है, वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब ये क्या होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बाकी अलग अलग तरह की कौन कौन सी ब्रीदिंग होती हैं और वो किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, ये सब मैं अभी आपको थोड़ी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ये भी मैं अभी आपको डिटेल में आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा। 3 तरह की ब्रीथ तो हमें ऑलरेडी मालूम ही होती है, बेली से यानी कि एब्डोमिनल, चेस्ट से और शोल्डर से, ये हमें ऑलरेडी मालूम ही होती है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल करके प्रैक्टिकल करवा के एक आपको उसका रिजल्ट भी शो करूंगा कि कैसे आपको पता चल सकता है और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। तो हमारी जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि योगा जो है वो हमारी कंप्लीट साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरह की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करती है। इसके अंदर चाहे हमारा फिजिकल लेवल पे अगर कोई इशू है, या किसी का जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी को कोई चोट लग गई और उसको कोई दर्द है, जो बार बार उसको वो दर्द जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, उसको भी अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारा कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हमें कोई डिप्रेशन या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी योगा का बहुत बड़ा रोल है। योगा ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर देती है। ठीक है, ये एक चार्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा एक एग्जांपल बताया गया है कि योगा जो है कब से स्टार्ट हुआ था, योगा के अंदर कहाँ कहाँ इसका रोल हुआ। आगे अभी इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। नंबर 1, योगा इन शमनिज्म। शमनिज्म जो है ये बहुत पुरानी एक क्रिया है, यानी कि लाइक 7000 ईयर्स एगो। 7000 ईयर्स एगो का मतलब है जो लोग गुफाओं में रहा करते थे, जो जब हमारे एनेसेस्टर्स जो गुफाओं में रहते थे, जिनको ये भी नहीं पता था कि एक झोंपड़ी कैसे बनानी है, जिनको ये भी नहीं पता था कि दाल चावल चीनी कैसे उगाया जाता है, गेहूं कैसे उगाई जाती है, ये भी नहीं पता था। वो जंगलों में रहा करते थे और शिकार करके खाना खाया करते थे, और फल 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 फ्रूट वगैरह खाया करते थे। उस टाइम की बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें स्क्रिप्चर्स हमारे को गुफाओं में, या हमें जो जमीन के नीचे से जो निकलते हैं, जो पुरातत्व विभाग है जो हमारा वो सब निकालता है, नीचे से ढूंढ ढूंढ के खोदता है, वो भी जो है इसके अंदर 25,000 साल पहले भी योगा के हमें जो अंश मिले हैं, 25,000 साल पहले, यानी कि बिफोर एवरीथिंग, बिफोर जो हमारी पूरी जो हम मानव सभ्यता, जहाँ तक कि हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ तक हम मानव सभ्यता हमारी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी योगा के हमें एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, ड्राइंग्स मिली हैं, और जो छोटे मोटे जो किताबें वगैरह तो तब होती नहीं थी, जो भी जहाँ पर भी वो ताम्रपत्र वगैरह जो लिखे जाते थे, उनके अंदर भी योगा के एक अंश जो हैं हमें देखने को मिले हैं। तो शमनिज्म जो है एक बहुत पुरानी एक प्रचलन है, जो बहुत पुराना, यानी कि 25,000 साल, मतलब समझ लो 25,000 साल कितना पुराना होगा, तब भी योगा के हमें जो अंश हैं वो देखने को मिले हैं। यानी कि कितना पुराना है ये समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद, एलोपैथी और ये वो सब तो बहुत बहुत बाद में आया। योगा इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल हीलिंग, विच इज वी कैन जो हम इसको वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें ये सब इनको देखने को मिला है। जो मोहनजोदारो की हम बात करते हैं, जो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली की बात करते हैं, उसके अंदर भी हमें योगा का अंश देखने को मिले हैं। योगा इतनी पुरानी है। वेदास के अंदर भी योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। योगा को बहुत डिटेल में, बहुत अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश की गई है। उसकी मुद्राएं, उसके प्राणायाम, हर चीज के जो उसके बेनिफिट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश वेदास के अंदर भी की गई। ना कि सिर्फ वेदास के अंदर, उपनिषद के अंदर भी अगर हम बात करें, जो उपनिषद के अंदर भी योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और बहुत
डिटेल में उसको समझाया गया है। उपनिषद के अलावा तंत्रा के अंदर अगर हम बात करें, तंत्रा इज नॉट द साइंस, जो मैं अभी तंत्रा की बात कर रहा हूँ, ये तंत्रा वो वाला तंत्र मंत्र वाला तंत्र नहीं है जो हमें आज भी कई तरह के बाबाओं को देखने को मिलता है कि तंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं। वो वाले तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो योगा वाला तंत्र जो है, ये दूसरा तंत्र होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हम हमारी जो बॉडी है, एक माँ और एक बाप दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है हमारी बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि माँ ज्यादा या बाप ज्यादा, या ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का 50-50 दोनों का रोल हमारी बॉडी को डेवलप करने में रहता ही है। तो जो हमारी बॉडी बनी है उसके अंदर माँ तत्व भी है, फीमेल तत्व भी है, उसके अंदर जो मेल तत्व भी है। दोनों का जो बैलेंस है, जो अगर हमने, जैसे हमने कल एक्यूप्रेशर की क्लास करी थी, उसके अंदर भी हमने ईडा और पिंगला की बात करी थी। ईडा और पिंगला जो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी, और हमने इन चीजों की बात करी थी, उसके अंदर भी हमने इन दोनों को बैलेंस करने की आपस में बात करी थी। तो योगा के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, दोनों को बैलेंस करने का जो काम है उसको तंत्र एनर्जी, तंत्र उसको हम बोलते हैं। ये बेसिकली जो है हमारे अंदर मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अंदर भी योगा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम तंत्रा के थ्रू हम अपने मैस्कुलाइन फीमेल एनर्जी को नहीं समझ सकते। अगर हमारी मेंटल जो स्टेटस है वो ठीक नहीं रहेगा तो भी हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। हम इन चीजों को हम पढ़ सकते हैं, कहीं से हमने रीड कर लिया, पढ़ लिया तो हमें पता चल गया, बट फील करने की अगर हम बात करें कि मैं अपनी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को अलग अलग फील कर सकूं, तो फील नहीं कर सकते जब तक हमारी माइंड, बॉडी और सोल जो है तीनों स्ट्रीमलाइन नहीं होंगे, तीनों बैलेंस नहीं होंगे, और तीनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। राइट। तो तंत्रा के अंदर भी योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। भगवत गीता के अंदर भी योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। अगर हम इंडिया के बाहर, इंडिया के अगर हम इसके अलग से अगर हम बात करें, तो हमें अमेरिका के अंदर कोलंबियन जो इसका कल्चर था पुराना, उसके अंदर भी हठ योग को देखने को हमें मिलता है। ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत पुरानी हमें जमीन के नीचे से ये सब देखने को मिलता है, निकला है ये जमीन के अंदर से ना, तभी लोगों को पता चला कि इतना पुराना ये सब तब भी हुआ करता था। अमेरिका के अंदर भी हमें ये देखने को मिला है पुराना। जैनिज्म के अंदर भी योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बुद्धिज्म के अंदर भी योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और योगा की अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की प्रतिमा हमें कहीं पर भी दिखती है, जहां पर भी योगा का नाम आता है बुद्ध की आपको वहां पे जरूर मिलेगी। बुद्ध की फोटो या बुद्ध की जो जो इसकी प्रतिमा होती है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। योगा का बुद्ध के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग बहुत ज्यादा जो है ना मानते नहीं है योगा को, बिकॉज क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि योगा इज ए हिंदू प्रैक्टिस, सिर्फ हिंदू लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है। योगा किसी धर्म या रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, ये हर धर्म में मानी जाती है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर हम बाइबल के अंदर बात करें तो बाइबल में इसको योग के नाम से डिफाइन किया गया है, योग। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर हम ये बाइबल, ये जो हमें सामने फोटोग्राफ दिख रही हैं, इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो जीसस है वो पृथ्वी मुद्रा के अंदर नजर आते हैं। कई बारी जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें योगा अगर हम देखते हैं, कई अलग अलग तरह के अंदर स्क्रिप्चर्स के अंदर जीसस की फोटोग्राफ अगर हमें देखने को मिलती है तो वो पृथ्वी मुद्रा में नजर आते हैं। ठीक है। तो योगा का क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ तक कि सूफिज्म के अंदर, इस्लाम के अंदर भी योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी मुस्लिम आदमी को आपने नमाज पढ़ते हुए देखा होगा तो ये अलग अलग कुछ पोस्चर्स हैं जिसके अंदर वो लोग नमाज पढ़ते हैं। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो 5 टाइम, दिन में 5 टाइम उनको नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है ना। अगर 5 टाइम कोई, ये जो सामने फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, एक वज्रासन है, एक जो है बीच वाला जो आसन है वो एक अलग डिफरेंट टाइप का आसन है जिसको हम चाइल्ड आसन बोलते हैं, और एक ये जो है तीसरे नंबर पे ये सुखासन है। ये अलग अलग जो आसन है, अगर 5 टाइम दिन में अगर कोई रेगुलर करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है,
तो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो पूरा क्लीन रहता है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो इवन मुस्लिम के अंदर मैं आपको जो बात कर रहा था कि डेली रूटीन के अंदर योगा के कुछ चीजें हमें ऐसी सिखा दी गई हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो योगा की हैं, लेकिन हम लोग उसको, अब जैसे हम लोग हिंदू लोग अगर मंदिर जाते हैं तो हम जमीन पे माथा टेकते हैं। अगर हम माथा भी टेकते हैं ना, तो वो भी योगा का एक पोस्चर है, वो बार बार हमें करवाया जाता है। उसके पीछे यही सेंस है, यही लॉजिक है कि योगा का कुछ ना कुछ वो हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, इवन सूफीज्म के अंदर भी योगा को हमें देखने को मिलता है। राइट, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, देयर इज नो एग्जैक्ट एविडेंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा। योगा का कोई पर्टिकुलर ओरिजिन का कोई एविडेंस नहीं है कि ये कितना पुराना है, कहाँ स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसको साइंस किसने बनाया, इसको रिलीजन किसने बनाया, इसको फैलाया किसने। बहुत अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हमें नहीं पता चलता है। ये इतना पुराना है कि हमारी जो लिखने पढ़ने की जो काबिलियत है, जो इंसानों ने लिखना पढ़ना सीखा होगा शुरू शुरू में, गुफाओं में ड्रॉ करना सीखा होगा, उससे भी पहले का है ये, उससे भी पुराना है। तब किसने शुरू किया था ये किसी को पता ही नहीं, और पता चल भी कैसे सकता है कि लिखने वाले तब लिखने वाले ही नहीं थे, तब ये लिखने वाली आर्ट भी नहीं थी, लिखने ड्रॉ करने वाली आर्ट भी नहीं थी, है ना। तो इतना पुराना है ये। योगा इज ए यूनिवर्सल थिंग, इट इज नॉट ए रिलीजन। राइट, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो योगा को लेकर के हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि योगा इज ए हिंदू प्रैक्टिस, ये हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है। ठीक है, योगा करने के लिए आपको सिद्धियां चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना जरूरी है, तभी आप योगा कर सकते हो, नहीं तो आप योगा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी योगा कर सकता है, किसी के लिए भी योगा किसी के लिए मना नहीं करता कि आप छोटे हो, बड़े हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो, योगा सबके लिए है। नंबर 1। दूसरी बात, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि योगा जो है वो सिर्फ योगियों के लिए है, जो जिन्होंने तप करना है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा समाधि लगानी है, या उन्हीं लोगों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग हैं, हम लोग डेली फैमिली वाले लोग हैं, जो डेली हम जिसको हम गृहस्थ बोलते हैं, हम भी योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हर कोई कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो योगा के मिसकंसेप्शंस हैं जो बताए जाते हैं। तो ये मैं आपको अभी भेजूंगा, आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्चेस जो हैं, कुछ रिसर्च योगा के बारे में कुछ रिसर्चेस हुई हैं, उसके बारे में कुछ ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी इकट्ठी करी है मैंने, और ये ज़्यादा कुछ इसके अंदर ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, योग निद्रा। योग निद्रा बोला जाता है, अगर हम योगा की प्रैक्टिस करते हुए नींद को लेते हैं तो वो योग निद्रा बन जाती है हमारी। योग निद्रा का मतलब ये होता है कि जिस टाइम हम सो रहे हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी के जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली योगा की प्रैक्टिस करते रहें, और योगा का बेनिफिट हमें मिलता रहे। योगा और कल जो हमने जो सेशन किया था एक्यूप्रेशर का, ये दोनों कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक्यूप्रेशर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट हमें पता होता है और हम उस पॉइंट को दबाते हैं, है ना। योगा के अंदर सिर्फ ये होता है कि योगा के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस नहीं करते हैं, हम पूरे के पूरे मेरिडियन को फोकस करते हैं, पूरे के पूरे एनर्जी चैनल को फोकस करते हैं। लाइक जो हमारा एनर्जी चैनल है, अगर हम किसी एक मुद्रा में या पर्टिकुलर किसी एक आसन में हम बैठते हैं, या हम पर्टिकुलर किसी आसन को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो पूरा का पूरा मेरिडियन यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो वो एनर्जी चैनल है वो पूरा का पूरा इफेक्ट होता है, और उस एनर्जी चैनल में आने वाले जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक स्टिमुलेट होते हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगा के अंदर हमें समझने के लिए कि योगा जब हम कोई भी आसन करते हैं तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं उन्हीं को जाकर के स्टिमुलेट करने के लिए ये सारे आसन जो हैं ये हमें किए जाते हैं। एक प्रैक्टिस ऐसी है योगा के अंदर, एक आसन, एक एक्सरसाइज ऐसी है
जो सभी तरह की बीमारियों के लिए इकलौती काफी है। अगर हम वो ढंग से कर लें तो हमें किसी और प्रैक्टिस को करने की जरूरत नहीं है। वो है सूर्य नमस्कार। नाम चाहे बेशक उसका सूर्य नमस्कार हो, कई लोग उसको भी हिंदू रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता फिर वो सनलाइट के नीचे क्यों आते हैं। तो बात अगर हम सूर्य नमस्कार की करें तो सूर्य नमस्कार की जो प्रैक्टिस है वो आपको ट्राई करता हूँ, बताऊंगा। तो सूर्य नमस्कार की जो प्रैक्टिस है वो हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को अकेला सूर्य नमस्कार अगर हम ढंग से कर लें और उसको रेगुलर करते रहें तो कोई बीमारी हमारी बॉडी में नहीं आएगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं योगा के। योगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। और ये नियम से, नियम की अगर हम बात करते हैं, जैसे उसमें पहले ही बताया था कि एक नियम होना बहुत जरूरी है। अगर हम रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारी जो घड़ी है, हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। अगर वो प्रॉपर मेंटेन रहती है, अगर वो सारी चीजें प्रॉपर फंक्शनिंग सही से करती है, तो हर हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कई कई सारे फंक्शंस में डिस्टर्बेंस होगी, कई सारी चीजों में डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से बीमारियां आएंगी। ठीक है, दवाइयां खाने से अच्छा है कि हम नेचुरल, हमारी जो इम्यूनिटी है, नेचुरल जो हमारी इंटरनल पावर्स हैं, हम उसको ही जगाएं, उन्हीं को ज्यादा एनहेंस करें। राइट। तो दूसरा जो है प्रॉपर क्लीनिंग होनी हमारी बॉडी की बहुत जरूरी है। हमारे को डाइट प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो योगा के प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। Several studies on the effect of yoga on physical, psychological well-being prove that all the misconceptions lived against yoga are baseless and false. जितने भी मिसकंसेप्शंस योगा को लेकर मार्केट में, बाजार में जो आपको देखने को डेली लाइफ में मिलते हैं, वो सारे के सारे बेसलेस हैं और फॉल्स हैं। योगा अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है, अगर किसी को कोई बीमारी है या किसी को कोई सिवियर बीमारी है, बहुत मतलब कैंसर है, या किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और अगर वो भी योगा करता है तब भी योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसका कुछ ना कुछ हिडन हो या दिखने वाला हो या छुपा हुआ हो, उसका बेनिफिट जरूर होगा। राइट। अभी आज के सेशन में मैं जो आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, अगर खाली आप उसको ही थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी कई चीजों में रिजल्ट मिलेगा। मैं अभी आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 बेसिक है योगा को सीखने के लिए, योगा को करने के लिए। राइट। हु कैन प्रैक्टिस योगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। योगा हर कोई कर सकता है, योगा सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर। योगा को प्रैक्टिस परफेक्शन, योगा में परफेक्शन लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो बस, और कोई तरीका नहीं है उसको। राइट। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, योगिक डाइट। अगर हमें योगा प्रैक्टिस करना है और योगा के थ्रू अपनी बीमारियों को और बहुत सारी चीज़ों को अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमें डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी हम डिटॉक्स के अंदर और फास्टिंग के अंदर डाइट को हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको योगा के साथ जोड़ें, तो योगा के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से और एड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि खाने को कंज्यूम करने से पहले हमें उसकी प्रेज जरूर करनी चाहिए, उसको पॉजिटिव एनर्जी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी होप है, जो हमारे ऑरा है, उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है तो वो डबल इफेक्ट करती है। जो न्यूट्रिशन इफेक्ट होना है वो तो होगा ही, प्लस जो उसका ऑरा वाला जो इफेक्ट है वो भी हमारे ऑरा को क्लीन करता है। राइट। ये क्या है, ये इस तरीके से है कि बैटरी अगर करंट दे रही है, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी बैटरी का पॉइंट हमने वापस चार्जर में लगा दिया, और वो चार्जर जो है वो खुद बैटरी को
चार्ज करता है, लाइक सेल्फ रिन्यूइंग बैटरी जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से ये काम करता है। अगर हम होप एनर्जी, अगर हम पॉजिटिव ऑरा खाने को देते हैं पहले और खाने को कंज्यूम करते हैं, तो वही ऑरा, वही एनर्जी हमारी एनर्जी को एनहेंस करता है, राइट। तो ये एक योगा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मीठाहार की बात करते हैं, योगिक डाइट की बात करते हैं, तो दिस इज ए वेरी बेसिक स्टेप कि खाने को कंज्यूम करने से पहले हमें उसको प्रे जरूर करना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीठाहारम, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमें ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के साथ ये करना है, खाने को लेने से पहले उसकी प्रे करनी है। ये सारी चीजें कुछ कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी मैं सब आपको भेज दूंगा, लास्ट में अटैचमेंट कर दूंगा आप लोगों को। अगर हम बात करें यौगिक डाइट की, कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं ऐसे जो जिनका कोई मुकाबला कभी ना हो सकता है, ना कभी था। तो ये जो थे, ये प्योरली वेजिटेरियन थे और प्योरली प्योरली वेगन डाइट को फॉलो करते थे, प्योरली योगिक डाइट को फॉलो करते थे। इवन अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, अगर हम इन सब की भी बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी योगिक काइंड ऑफ पीपल। वो भी बहुत ज्यादा योगिक डाइट और वेजिटेरियन डाइट और वेगन डाइट को फॉलो करते थे, राइट। तो एक चीज जो हमें समझने की है वो ये है कि जो हमारा ब्लड है दैट इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो एल्कलाइन जो होता है वो नॉन एसिडिक होता है, और नॉन एसिडिक होता है इसीलिए अगर हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना है, 75% ऑफ आवर फूड इज एल्कलाइन एंड 25% इज एसिडिक, तो हमारा जो फूड है वो 100% हेल्दी माना जाता है। बिकॉज क्योंकि एसिडिक होना भी बहुत जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करने के लिए, डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एसिड भी ये वाला जरूरी होता है बॉडी के लिए। अगर हम ये इसका कंजम्पशन बिल्कुल जीरो कर देंगे एसिड का, तो भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो भी हमारी जो जठराग्नि है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए 75% एल्कलाइन होना बहुत जरूरी है, 25% एसिडिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम 50% एल्कलाइन और 50% एसिडिक लेते हैं तो इट इज एवरेज, इट इज गुड, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। लेकिन अगर हम 25% एल्कलाइन कर दें और 75% एसिडिक कर दें, देन इट इज हार्मफुल, राइट। एल्कलाइन फूड्स कौन कौन से होते हैं? जो फ्रूट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, रागी, बार्ले, इस तरह की जो हमारे वो हैं अनाज है, और एप्पल, वाटरमेलन जिसके अंदर रस ज्यादा होता है, इस तरह के जो फल जो होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। एसिडिक कौन कौन से होते हैं? जैसे मीट, फिश, राइस, अल्कोहल, बेक्ड आइटम, जो भी बेक्ड होती है, जैसे बिस्किट्स, ब्रेड्स और ये वो सब चीजें जो मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, ये सारी जो होती हैं ये एसिडिक होती हैं। स्वीट्स यानी हमारी मिठाइयाँ, जितनी भी मिठाइयाँ, जो अभी दिवाली आने वाली है सब लोग मिठाइयाँ खाएंगे, तो ये जो मिठाइयाँ होती हैं ये भी एसिडिक नेचर में होती हैं। आइसक्रीम्स, कोला, कोका कोला, पेप्सी और ये वो सब चीजें, ये सब जो हैं ये एसिडिक नेचर में होती हैं, तो हमें इनको कम कंज्यूम करना चाहिए, एल्कलाइन को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। नाउ मैंने आपको बताया था कि नेचर हमें खुद योगा सिखाती है, नॉट ओनली ह्यूमंस, इवन एनिमल्स। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एक मछली से लेकर के एक पक्षी, हर कोई अंगड़ाइयां लेता है, हर कोई योगा करता है। आपको ये कुछ इमेजेस देखने को मिल रही हैं, आप ये इमेजेस देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने कोई पेट अगर आपके घर में है, या अगर आपने किसी एनिमल को बहुत ध्यान से कभी देखा है, या कभी कोई कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं और आपके आसपास चिड़ियाँ बहुत सारी हैं, या कबूतर या कोई पक्षी बहुत सारे हैं, अगर आपने उनको झुंड को कभी बैठे हुए देखा है, वो उछलते कूदते भी बहुत सारी एक्सरसाइज इस तरीके की कर रहे होते हैं जो योगिक मानी जाती हैं, जो जिनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, योगा का इफेक्ट भी जो सेम इफेक्ट होता है, राइट। तो नेचर सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, सारे एनिमल्स को भी योगा नेचुरली सिखा देती है। उनको नहीं पता होगा कि हम योगा कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, बट वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में इनबिल्ट है, हमारे डीएनए के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। देयर आर 84 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स,
लेकिन हमें वो सारे सीखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे डिटेल में अगर हम जाएंगे 84 लाख सीखने की बात करेंगे तो 84 भी नहीं सीख पाएंगे एक्चुअली, है ना। तो इतने सारे आसन की हमें जरूरत नहीं है। अभी एक आसन तो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बताया, सूर्य नमस्कार, विच इज यूनिवर्सल, विच इज फॉर एवरीथिंग, राइट। इसके अलावा कुछ आसन, 10-12 आसन मैं अभी आपको बताऊंगा, जो इसी स्लाइड्स के अंदर खुद ही आ जाएंगे वो। और वो आसन जो हैं अगर हम करते हैं तो पर्टिकुलर डिजीज, उस पर्टिकुलर मेरिडियन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होंगी, उस पर्टिकुलर एनर्जी चैनल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होंगी, वो सारी रिलीज हमारी हो जाएंगी, राइट। नाउ अगर हम बात करें नेचर की, और हमने ये बात करी कि कौन योगा कर सकता है, आप खाली एक इमेज, इस इमेज को देख ले, आपको अंदाजा लग जाएगा कौन कर सकता है। हर कोई कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, जस्ट पैदा हुआ ही है, वो भी योगा की पोजेस में रहता है। उसके एनर्जी चैनल्स जो हैं वो भी उसी तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, और हमें नेचुरल ही होना है बेसिकली, है ना। लेट्स गो बैक टू मदर नेचर, हमारा टॉपिक ही यही है, हमारा टारगेट ही यही है। और एक चीज अगर हम मुझे अभी अभी जस्ट एक चीज और ध्यान आ गई, अगर मुझे पहले ध्यान आती तो मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर उसको ऐड ऑन कर देता, लेकिन अभी मुझे याद आ गई है तो मैं वर्बली तो बता ही देता हूँ। अगर किसी ने थोड़ा सा बाइबल को कभी थोड़ा सा ध्यान से अगर सुना हो, या कभी किसी को पढ़ने का मौका मिला हो, या थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में जानते हो, या तो उसके अंदर एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्स है, जिसके अंदर कहा जाता है कि ईश्वर को वही पा सकता है जो छोटे बच्चे की तरह है। तो उसके अंदर जो उसका कहने का मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे, अगर बच्चा है कोई तो बच्चा ही जा सकता है, नहीं, कोई भी जा सकता है अगर वो बच्चे की तरह प्योर है, हाँ, और इनोसेंट है, बच्चे की तरह इनोसेंट है। आपने कभी मैं नोटिस करता हूँ ना, मैं ये जब पढ़ लेता हूँ ना कोई चीज, तो मैं उसको रेगुलर डेली नोटिस करने की कोशिश भी करता हूँ। नोटिस कैसे करता हूँ, मैं मेट्रो में अगर जाता हूँ ना, तो मेट्रो में अगर कोई छोटा बच्चा मुझे नजर आ जाता है, तो बच्चा अगर, और सामने वाली सीट पे कोई और दूसरा बच्चा छोटा सा नजर आ जाता है, तो बच्चा, दो बच्चे जब आपस में देख लेते हैं ना एक दूसरे को, फिर वो आपस में बात करे बिना एक तो रह नहीं सकते हैं। दूसरा वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम है। मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ है, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक जो है मैं बता रहा हूँ आपको। वो एक बच्चा, जो एक लेडीज जो थी, वो बुर्का पहना हुआ था, और पता चल रहा था कि साफ के वो पूरी फैमिली जो बैठी हुई थी, देवर वेरी, उनकी जो, उन्होंने जो मेल जो थे, उन्होंने प्रॉपर दाढ़ी उस तरीके से, और बिल्कुल, और वो कपड़ा, उनका ड्रेस तो प्रॉपर लग रहा था कि वो प्रॉपर जो एक फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं, उस बैकग्राउंड से हैं, है ना। और जो मेरी साइड वाली जो जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, 2-3 लोग छोड़ के जो मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, देवर प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली लग रहे थे, पता चल रहा था प्रॉपर हिंदू, लेट्स से, हाँ, ब्राह्मण सर, प्रॉपर ब्राह्मण, जो उनके कपड़ों से और उनके उससे लग रहा था। जो धोती और कुर्ता ऑरेंज कलर का, और वो गमछा वमछा टाइप का, और वो उस टाइप प्रॉपर लग रहा था कि देवर प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली। लेकिन जो दो बच्चे थे, वो आपस में जब बैठ करके वहां पे, जो मेट्रो के जो बीच के पिलर्स होते हैं, उनके चारों तरफ जब वो रोटेट कर रहे थे, और वो घूम रहे थे और खेल रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, जबकि उनके माँ बाप आपस में एक दूसरे को देख भी रहे थे कि बच्चों को वापस खींचने की कोशिश भी कर रहे थे, और बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो नेचर हम सबको ऑटोमेटिक, कोई भी कर सकता है, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक 80 साल का इंसान, अगर कोई भी होगा ना, 100 साल का इंसान होगा, तो वो भी कर सकता है, राइट। स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। हमारे जो भी पेन्स होते हैं, जो भी हमारे स्ट्रेस होते हैं, वो सारे रिलीज होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारे एनर्जी चैनल्स जो हैं वो इंप्रूव होते हैं, हमारे जो स्वेलिंग होती है वो कम होती है, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करने शुरू करते हैं, राइट। एक छोटा सा बच्चा, नेचर इज द बेस्ट टीचर ऑफ योगा, नेचर इज द बेस्ट टीचर ऑफ योगा। हमें योगा सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई आसन नहीं आता, हमें कोई नहीं मालूम कि कैसे कैसे कौन सा आसन करना है, हमें नहीं आता। तब भी अगर हम खाली बैठें और किसी भी पोस्चर को बना करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, तो वो योगा है। कहीं भी किसी भी पोज में आप बैठ जाइए, किसी भी पोज में आप बैठ जाइए, 84 लाख आसन की हमने अभी बात करी थी ना, आप किसी भी पोज में बैठ जाइए,
और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, चाहे झुक के, चाहे आगे की तरफ झुक के, चाहे पीछे की तरफ झुक के, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, कैसे भी आप किसी भी पोस्चर में अपनी बॉडी को अगर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो योगा का हिस्सा बन जाती है। ऑटोमेटिक नेचर जो है हमें योगा सिखाती है, राइट। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं ऑटोमेटिक योगा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें नहीं, उन्हें भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता कि ये योगा का इसके अंदर कुछ ना कुछ रोल है, राइट। अभी ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि योगा जो है एक नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इन, तो कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी में योगा के होते हैं, ये सारे कुछ थ्योरी है जो हमें ऑलरेडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं ये सारे पॉइंट्स। तो हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन कर सकता है ना। नाउ प्राणायाम, व्हाट इज प्राणायाम? ब्रीथ इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। हाउ, कैसे? मैं ना अभी आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें बताने में चाह भी रहा हूँ, और मैं कुछ चीजें हैं जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमें समझने के लिए कि हाउ मेडिटेशन, हाउ योगा इज कनेक्टेड विद बॉडी एंड द माइंड बोथ। हाउ हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं, हमें मालूम है डाइजेशन भी चल रहा है, हमें मालूम है एक्सक्रीशन प्रोसेस भी अंदर इंटरनली काम कर रहा है, हमारे हार्मोन्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप अपने इस पर्टिकुलर ग्लैंड को कहिए कि वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज करे, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर है, और अगर पता भी है तो आपको ये नहीं पता है कि उसको कैसे आपने उसको ट्रिगर करना है कि वो ज़्यादा रिलीज करे या कम रिलीज करे। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी मैंने हैवी खाना खा लिया है, 5 मिनट में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए, आप नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक भी चल रहा है और जब चाहें आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो है हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के ऊपर आप फोकस मत कीजिए, ध्यान मत लगाइए, तो भी क्या ब्रीदिंग चलेगी? नहीं, ब्रीदिंग ऑटोमेटिक चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, है ना, क्योंकि अगर रुकेगी तो हम ही रुक जाएंगे। तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक चलती रहती है, लेकिन जब चाहें हम ब्रीदिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब चाहें गहरी सांस ले लें, जब चाहें सांस लेना 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रोक लें, जब चाहें हम हल्की सांस लें, गहरी सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, हम अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चलती है। दिस इज द ओनली वे विच इज बोथ द वेज वी कैन कंट्रोल। हमारा ऑटोमेटिक वाला भी कंट्रोल है इसके ऊपर, और हमारा इंटेंशनल कंट्रोल जो है वो भी है। तो ब्रीदिंग इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियसली वो ऑटोमेटिकली चल रही है, कॉन्शियसली भी हम उसको रोक सकते हैं, चला सकते हैं, राइट। तो दिस इज द ब्रिज बिटवीन द बोथ, दिस इज द ओनली ब्रिज बिटवीन द बोथ। एक चीज और है जो इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्गन तक लिमिटेड है, वो है हमारी पलकें। हमारी पलकें भी ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, हम चाहें या ना चाहें हमारी पलक जो है झपकती रहती है, हमारी ऑटोमेटिक वर्किंग करती रहती है, लेकिन हम जब चाहें उसको रोक सकते हैं, जब चाहें हम ज़्यादा ब्लिंक, लगातार ब्लिंक करना चाहें हम लगातार कर सकते हैं, हम ना चाहें तो हम खेलते भी हैं, आंखें लड़ाते हैं, है ना। तो हम पलकों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पलकों से हम सिर्फ आंखों तक, हम उतने ही ऑर्गन तक लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन ब्रीदिंग जो है इट इज कनेक्टेड विद होल बॉडी, वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो ब्रीदिंग इज द ओनली ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, राइट। अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी 2 मिनट के अंदर मैं ये एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, अभी 1-2 स्लाइड्स और हैं बीच में, तब तक आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बैठना चाहें बैठ जाइए, लेटना चाहें लेट जाइए, आप कंफर्टेबल हो जाएं थोड़ा सा। जूते अगर आपने पहन रखे हैं तो खोल लीजिए, अगर टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो थोड़ा सा उनको लूज कर लीजिए, राइट। चैटिंग में मेरे पास ब्लिंक तो आ रहा है, लेकिन मैं अगर फुल स्क्रीन मोड में प्रेजेंटेशन रखी हुई है तो मुझे चैटिंग नजर नहीं आएगी,
तो चैटिंग मैं लास्ट में देखूंगा, जिसने भी टाइप करी है कुछ तो टाइप किया ही होगा, तो मैं लास्ट में देखूंगा चैटिंग में क्या लिखा है। तो अभी मुझे नहीं क्लियर आ रहा है। अगर किसी का कुछ अर्जेंट है, बीच में कुछ पूछना है, तो प्लीज आप मुझे या तो वर्बली बताइए, नहीं तो आप प्लीज लास्ट तक वेट कर लीजिए, जिसने भी टाइप किया है, सॉरी। ठीक है, तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में अभी आपको 1-2 स्लाइड्स के अंदर करवाऊंगा। तो तब तक आप अपने कपड़ों को या अपने जूतों का थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा लूज कर लीजिए, ताकि इजीली आप उस चीज को फील कर सकें। नाउ आई गई वो स्लाइड। चलिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर के या तो बैठ जाइए या लेट जाइए। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं हम। मैंने 4 तरह की आपको ब्रीदिंग अलग अलग तरह की बताई है, जिसमें से 3 तरह की मैं अभी आपको एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। राइट, तो आई होप आप सब कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो आई होप कि अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। श्योर सर। आई होप कि अभी हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, उसको हम लोग अभी करके देखते हैं। राइट, तो आप सबसे पहले अपना राइट हैंड अपने पेट के ऊपर रखिए, अपने स्टमक एरिया के ऊपर अपना राइट हैंड रखिए। लेफ्ट हैंड अपनी चेस्ट के ऊपर रखिए और खाली नोटिस करना है। कोई गहरी सांस नहीं लेनी है, कोई लंबी सांस नहीं लेनी है, कोई सांस रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। खाली ये नोटिस करने की कोशिश करनी है कि आपकी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जब आप सांस लेते हैं तो ज्यादा मूवमेंट कौन से वाले हैंड में हो रही है। ऊपर नीचे होगा, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो वो या तो हैंड ऊपर नीचे होगा अगर आप लेटे हुए हैं, या अगर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट होगी आगे पीछे की तरफ। कुछ लोग होंगे जिनको स्टमक वाला हैंड जो है ज्यादा मूवमेंट फील हो रहा होगा। कुछ करेक्ट। लोग होंगे जिनको लेफ्ट वाला हैंड जो है, जो चेस्ट पे रखा हुआ है, वो ज्यादा मूवमेंट फील हो रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों ही बराबर फील हो रहे होंगे, जिनको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा। नाउ अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये एक्सरसाइज हो गई, अभी दूसरी एक्सरसाइज अभी हम 1 मिनट के बाद करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले देना चाहूंगा। कभी किसी छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखा है? छोटा बच्चा, इन्फेंट, जो अभी नया नया ताजा ताजा पैदा होता है 1-2 साल तक, जब हम उसको नहलाते हैं या जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसके कपड़े चेंज करते हैं, तो हम उसको देखते हैं ध्यान से ना। तो उस टाइम पे अगर कभी किसी ने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो बच्चा सांस कैसे लेता है, आप कभी देखेंगे, कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, या अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। उसका पेट जो है वो एकदम से तेज 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 फूलता है और कम होता है। काफी काफी, यस दैट इज ट्रू। पेट जो है उसका पेट फूलता है। करेक्ट। अगर किसी एथलीट को आपने देखा है, आपने कोई एथलीट अगर कोई दौड़ता है, या आप भी खुद भी कभी अगर आप खूब एक्सरसाइज कर लें, तो आपकी सांस जो है ऐसे चलती है। आप करके देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट फूलती है या पेट फूलता है। आप कभी खूब दौड़ें और खूब एक्सरसाइज कर लें और आपकी जो सांस जो है वो इस तरीके से चलती है, तो उस टाइम पे आपकी चेस्ट जो है वो फूलती है। तो कहने का पूरा मकसद सिर्फ ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें, वो ये डिफरेंस है कि अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उस टाइम पे उसको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे उसकी बॉडी की जो सबसे बड़ी नीड है वो है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी उनकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं तब बने ही नहीं होते। हमारे स्किल जो हमारा हेड होता है, हेड की हड्डी नहीं होती है, घुटने की हड्डी नहीं होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स तब डेवलप नहीं होते। उस टाइम पे जो उसकी बॉडी की नीड है वो है उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट। राइट, लेकिन जब एक एथलीट दौड़ के आ रहा है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके आ रहा है, उस टाइम पे उसकी बॉडी की सबसे बड़ी नीड ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं है। उस टाइम पे उसकी बॉडी की सबसे बड़ी नीड है, जो मसल्स थकी हुई हैं, जो मसल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की। तो 2 तरह की सांस तो ये हो गई, एक पेट वाली और एक चेस्ट वाली। अगर किसी की सांस पेट से चल रही है तो मतलब है कि सारी ऑक्सीजन, सारी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ब्रेन की तरफ जा रही है, यानी कि माइंड की तरफ जा रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा,
सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, ऑर्गन्स की रिपेयरिंग, ऑर्गन्स के ऊपर सारा काम हो रहा है, ऑर्गन्स के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, एनर्जी चैनल्स क्लीन हो रहे हैं। अगर किसी की चेस्ट से सांस चल रही है तो उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऑक्सीजन है, वो सारी नीचे की तरफ जा रही है। उनको जो मसल्स हैं उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, या थकावट है, या उसको ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा एस्टिमेट ले सकते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो हमें ये समझना है कि वो फिजिकल लेवल पे है तो हमें चेस्ट से सांस लेनी है, एनर्जी को नीचे की तरफ फ्लो करना है। अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है या मेंटल लेवल पे है तो हमें एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करना है। तो हमें माइंड की तरफ उसको एनर्जी को, ऑक्सीजन को फ्लो करना है, तो हमें चेस्ट से सांस लेनी है। अब प्रैक्टिस क्या करनी है हमने, अभी हम एक जो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रखा हुआ है अपने पेट के ऊपर, हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे। 5-10 सांसें हम लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेंगे, जिसमें हमने अपने पेट वाले हाथ को मूव करना है और कोशिश करनी है कि चेस्ट वाला हाथ मूव ना हो, यानी कि चेस्ट में ब्रीद ना जाए, पेट में सांस जाए सारी की सारी। करेंगे ये एक्सरसाइज आप लोग सब करके देखिए, जो लोग कर सकते हैं वेरी गुड, जो नहीं कर सकते हैं प्लीज बाद में उसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उसका रिजल्ट बताइएगा। आप कोशिश कीजिए 5-10 सांसें लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें और जिसमें चेस्ट की मूवमेंट बिल्कुल ना हो। आपको सिर्फ पेट से मूवमेंट लेनी है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी एनर्जी है, वो सारी ऊपर की तरफ फ्लो करे, आपके ऑर्गन्स की तरफ फ्लो करे। ट्राई कीजिए, 5-10 गहरी गहरी सांसें लीजिए। अगर आप लोगों ने करके देखा होगा तो एक चीज नोटिस सबने करी होगी कि आपको बहुत रिलीफ फील हुआ होगा। करेक्ट। हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, है ना। अभी हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हम सेम प्रैक्टिस दोबारा करेंगे। हम गहरी गहरी सांस लेंगे, लेकिन इस बार पेट को मूव नहीं होने देंगे, हम चेस्ट को फुलाएंगे। चेस्ट में ब्रीदिंग, हम चेस्ट वाली ब्रीदिंग ट्राई करेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे और कोशिश करेंगे कि पेट वाला जो हाथ है, राइट हैंड हमने पेट के ऊपर रखा हुआ है, वो मूव ना करे, हमारी सिर्फ चेस्ट मूव करे। देखा आपने, जब आपने चेस्ट से सांस लेने की कोशिश करी होगी तो उस टाइम पे आपको एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं, आपको एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी लोअर बॉडी में जाती हुई फील हुई होगी। आपको मन करता है कि फटाफट भागें और कुछ करें, कोई एक्टिवनेस अगर हमारी बॉडी में, हमें एक्टिविटी की जरूरत होती है, उस टाइम पे हमें चेस्ट से सांस लेने की जरूरत होती है। ये दो तरह की सांस हमने अभी एक्सपीरियंस कर ली। तीसरी तरह की जो सांस होती है वो शोल्डर्स से होती है। शोल्डर्स यानी आप शोल्डर से कैसे सांस ले सकते हो, है ना। अभी हम जो शोल्डर्स वाली बात करेंगे, शोल्डर्स से सांस लेने का मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीम चेस्ट से सांस लेना। जब हम इतने हद तक सांस ले लेते हैं कि हमारा पूरा लंग, पूरा पूरा लंग जो है पूरे इतने इस हद तक एक्सपेंड कर जाए कि पूरी ऑक्सीजन उसके अंदर भर जाए, है ना। वो इतना एक्सपेंड कर जाए कि हमारे शोल्डर्स तक मूव हो जाए, चेस्ट तो हो जाए लेकिन साथ में शोल्डर्स तक हो जाए, इतनी एक्सपेंड करें, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, पूरा जितनी लिमिट हो सकती है उससे भी ज्यादा। देखो इसके पीछे साइंस क्या है। जो हमारा लंग है एक गुब्बारे की तरह है, ये हमें मालूम है ना। एक गुब्बारे की तरह है लेकिन अंदर से खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर से खाली होगा जिसके अंदर हवा भर जाती होगी, फिर जब खाली हो जाता होगा तो इस चिपक जाता होगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर नसें रहती हैं बिल्कुल बारीक बारीक। एक बाल जो होता है, ह्यूमन हेयर जो होता है, ये भी बहुत मोटा होता है, इससे भी बारीक बारीक पतली पतली छोटी 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 नसें रहती हैं, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज का क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन हम अंदर खींच रहे हैं सांस के थ्रू,
वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम जो होता है इन कैपिलरी का होता है। लेकिन जितनी सांस हम रेगुलर मोड में हम ले रहे होते हैं उतनी सांस पूरा लंग्स को एक्सपेंड नहीं करती है। तो जितना पार्ट लंग्स का यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जितना पार्ट लंग्स का यूज नहीं हो रहा है वो डार्क स्पेस बनती है, एक हॉलो स्पेस बनती है, इकट्ठा होता है वहां पे। ये जो डार्क मैटर है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिप्रेशन, फॉर स्ट्रेस। ये जो डार्क मैटर होता है, ये डार्क स्पेस जो होता है। सर रिपीट कीजिएगा जरा, क्या बोला आपने डार्क मैटर? दोबारा बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमने जो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ली, हमने उससे हमें हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी को पता चला कि हम अपने लंग्स को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। इतनी एयर हमारे लंग्स के अंदर जा सकती है। लेकिन नॉर्मली जितनी हम सांस लेते हैं उसमें हम उतनी हवा तो अपने अंदर भर नहीं रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हवा भर रहे हैं। उस थोड़ी थोड़ी हवा के थ्रू जितने लंग्स के यूटिलाइजेशन हो रहा है उतने लंग्स के अंदर तो हवा जा रही है, लेकिन उसके अलावा जिस लंग के पार्ट के अंदर हवा नहीं जा रही है वो डेड पड़ा रहता है। वो उसको हम डार्क स्पेस बोलते हैं। हमारे लंग्स के अंदर डार्क स्पेस वो वाला स्पेस होता है जहाँ पे रेगुलर मोड में हवा नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो उतना एरिया जो होता है वो डार्क स्पेस कहलाता है। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि ब्लड के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। और जो हार्ट तो अपना पंपिंग कर रहा है, उसका तो काम है, वो तो पंपिंग करता रहेगा, लेकिन जो ब्लड के थ्रू जो उस पर्टिकुलर एरिया से होकर के जो कैपिलरीज के थ्रू होकर के जो ब्लड हमारे ब्रेन की तरफ जाना चाहिए था, वो प्योर ब्लड लेकर के नहीं जा रहा है, वो इम्प्योर ब्लड लेकर के जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और ये सब चीजें होती हैं। तो डार्क स्पेस को भी यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हमें दिन में 2 बार या 3 बार एटलीस्ट हमें इतनी गहरी सांस जरूर लेनी चाहिए कि हमारे शोल्डर्स तक मूव हो जाएं। इतनी गहरी सांस जरूर भरनी चाहिए अपने लंग्स के अंदर कि जितनी डार्क स्पेस है वो सारी फिल हो जाए, राइट। तो डार्क स्पेस रिमूव होने से हमें जो हमारे मेंटल फिजिक्स साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस हैं वो सारे रिमूव तो होते ही हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पर भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो सकती है, राइट। तो हमने 3 तरह की सांस अभी हमने सीख ली, चेस्ट, एब्डोमिनल और शोल्डर। 3 तरह की डिफरेंट सांस हमने सीख ली। एक तरह की सांस और है जो अभी बता दूं या स्लाइड के लास्ट में बताऊं? चलो अभी बता ही देता हूं। 4th तरह की जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो हमारी थर्ड आई, यानी कि हमारे फोरहेड में जो सेंटर पॉइंट होता है, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर पॉइंट जो होता है, थर्ड आई पॉइंट होता है जो हमारा, जिसको हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं, वो जो पॉइंट है वहां से हमें सांस लेनी है। कैसे लेनी है? अब आप सोचोगे कि माथे से कोई कैसे सांस ले सकता है? बहुत सिंपल है, आपने खाली इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करना है? जैसे जैसे आप गहरी सांस आप अंदर लेते हो वैसे वैसे आप फील करने की कोशिश करो कि आपके माथे में जहाँ थर्ड आई है वहां पर भी आपके अंदर एनर्जी जा रही है। एनर्जी की सांस है ये, हवा की सांस नहीं है, ठीक है। आपके एनर्जी जो है यहाँ से अंदर जा रही है, और जैसे ही आप एक्सहेल करते हो तो आप यहाँ से आप फील करो कि एनर्जी आपके बाहर निकल रही है। एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी अंदर जा रही है, अब एनर्जी बाहर आ रही है। आपको थर्ड आई से अगर सांस लेना आ गया, एक दिन में नहीं आएगा, आपको एक दिन में भ्रम हो सकता है कि मुझे आ गया, एक दिन में भ्रम हो सकता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम 10 से 11 दिन का टाइम लगता ही है। उसके बाद जाकर के अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर इसको नियम से प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के आपको फीलिंग आएगा, तब जाके आपको एक्चुअल में फील आएगा कि वाकई यहाँ से सांस ली जा सकती है। और अगर ये सांस लेनी आपको आ गई, जितने भी स्विमर्स होते हैं, स्विमिंग करते हैं, जो स्विमिंग चैंपियंस होते हैं, जिनको 1-1 घंटे तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करनी होती है,
उनको ये वाली सांस सिखाई जाती है। अगर कोई ये सीक्रेट्स होते हैं, ये हर कोई बताता नहीं है, हर कोई उसी को बताते हैं जिसको इसकी जरूरत होती है। सभी को ये बताने के लिए ये चीजें नहीं होती हैं। जिसको 1 घंटे तक सांस रोकनी है वो थर्ड आई से ब्रीदिंग सीखे। अगर थर्ड आई से ब्रीदिंग लेना नहीं आता तो आप सांस अपनी रोक ही नहीं सकते। कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रोकते। ठीक है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन का फ्लो ही है सारा कुछ। अगर सांस से नहीं हो रहा है, किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं, बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं, तो उसको सांस लेने के बिल्कुल तो वो तो मर ही जाएगा, सांस ले ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको फिर भी सांस लेना सीखना है तो थर्ड आई को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। थर्ड आई से सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड आई से कोई सांस ले लेता है, फिर चाहे बॉडी में लंग्स हैं या नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड आई से अगर सांस लेनी आ गई तो ऑटोमेटिकली हमें ऑक्सीजन का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। फिर वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है, फिर वो चाहे या ना चाहे थर्ड आई सांस लेती रहती है। इसका एक एग्जांपल मैंने शायद पहले किसी क्लास के अंदर आप लोगों को शेयर किया है कि एक मम्मी है जो 5000 साल पुरानी है स्पीति के अंदर। वो आज भी लिविंग है, आज भी जिंदा है, आज भी जी रही है। करेक्ट यू मेंशन। जी, मैंने पहले भी शायद किसी सेशन में मैंने बताया। यस। एक मम्मी है जिसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो उसके लंग्स जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बट स्टिल उसका ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में। अगर उसको काटें तो आज भी उसके अंदर से खून निकलता है। कम निकलता है, ड्राई हो चुकी है उसकी पूरी बॉडी, सूख चुकी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। तो इसका मतलब क्या, उसका हार्ट जो है अभी भी बीट करता है, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट में 70 बार बीट करेगा, ऐसा नहीं है। वो कई मिनटों में एक बार बीट करता है, लेकिन बीट करता है। आज भी वो जिंदा है, तो इसका मतलब सांस कहीं ना कहीं से तो चल रही है। तो अगर लंग्स डेड हो जाते हैं तब भी थर्ड आई सांस लेती रहती है। ये हर कोई कर भी नहीं सकता। आप लोगों को मैंने बता तो दिया, बट आप लोग में से अगर कोई एक भी इसको प्रैक्टिस कर लेगा और अगर इसको सीख लेगा तो मेरा जो मोटिव है पूरा सेशन देने का वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि उस आदमी को जिसने इसको प्रैक्टिस कर लिया, उसको दोबारा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इवन जो सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी बोली जाती है, मानी जाती है, वो एड्स है आज की डेट में। अगर किसी को एड्स है और वो थर्ड आई से ब्रीदिंग करना सीख ले तो उसकी पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स, उसकी पूरी बॉडी की सारी बीमारियां, सब कुछ, उसकी इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो 5000 साल तक भी जी सकता है। इवन एड्स होता है तो भी एड्स से मतलब उससे ज्यादा कोई अभी तक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे लोग डरते हों कोरोना के अलावा। लेकिन ये इतनी पावरफुल है अगर हम थर्ड आई से सांस लेना सीख लेते हैं। और इसको सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत एक रेगुलर एक नियम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रैक्टिस किया, आज आपने सोच लिया कि मैं तो करके रहूंगा, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने सोचा कि चलो अभी आधे घंटे में ट्राई करता हूँ, और अगर आपने इसको नियम से नहीं किया तो ये नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस और बहुत नियम चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। राइट, आगे बढ़े। नाड़ी शोधन जो मैंने आपको बताया, नाड़ी शोधन मैंने शायद मेडिटेशन की क्लास में बताया था। जो हम जिसको कपालभाति नहीं, उसको क्या कहते हैं अपना, इसको हम पतंजलि में इसको अलग नाम से बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं नाम। इसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ खेल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी समझ प्रॉपर तरीके से ना हो तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नाड़ियों के सामने और भी दूसरी चीजें हैं जो कर लेता हूँ जिससे जिससे मुझे बेनिफिट होता है ऑब्वियसली। और इसके साथ खेल नहीं करना चाहिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत सारे नियम इसको करने से पहले फॉलो करने बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका डाइट, अगर आपकी डाइट यौगिक नहीं है तो प्लीज
आप इसको फॉलो ना करें, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से बॉडी में सेट हो गया, अगर बॉडी की क्लॉक के साथ गलत तरीके से अगर आपने इसको गलत प्रैक्टिस करके अगर आपने इसको अपनी बॉडी के साथ स्ट्रीमलाइन कर लिया एक बार, तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसको उसी को फॉलो करना चाहिए जो इस लेवल तक अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रख सकता है। ये यौगिक डाइट होनी चाहिए नंबर 1। आपका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए, सुबह उठने का, रात को सोने का आपका, और आपके विचारों का, वो जो अभी आपने बताया, हाँ जो ठीक है, आपके विचार नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे विचार होने चाहिए। और दूसरा आपको पॉजिटिव थिंकिंग, और बहुत सारी इसके चीजें हैं जो हो अगर प्रॉपर। सर इतना अच्छे आप हो जाएंगे तो नाड़ी शोधन की जरूरत ही नहीं है। नहीं आप सर, वैसे ही फिर बिल्कुल है। नहीं, नाड़ी शोधन डिफरेंट चीज है वो। अच्छा। फिर आपका मेंटली और साइकोलॉजिकल ठीक है आपकी बात, कि हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है जब हम लेंगे, फिर तो लेकिन दुनिया नाड़ी से तर शोधन गए फिर आप। भी अलग चीज है। अच्छा, देन तो यू हैव नाड़ी रीच्ड शोधन अनदर फिर भी वर्ल्ड। अलग चीज है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, राइट सर। तो नाड़ी शोधन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी खेलने में। इसीलिए इस चीज को बिल्कुल भी फोकस नहीं करता हूँ। इसको मेरे को सिर्फ यहाँ पर जो दिखाने का और इसके बारे में बताने का जो मेरा टारगेट था, मकसद था, वो सिर्फ यही था समझाने का कि But जब sir, तक आप अनुलोम, I beg to differ over here. Sorry, I'm interrupting, but अनुलोम विलोम अगर इतनी डीप हम ले जाएंगे, ये तो मैंने लाखों लोगों को करते हुए देखा जिनको पता ही नहीं नाड़ी के बारे में, और जिनको मतलब इट इज नॉट, हाँ कोई आसन डेंजरस हो सकता है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज के कोई आसन हो सकता है, लेकिन नाड़ी ये अनुलोम विलोम तो ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को मनाही है ही नहीं, इवन टू प्रेग्नेंट लेडीज, इवन टू हार्ट पेशेंट्स, इवन ये एक शायद ये एकमात्र, ये अनुलोम विलोम एकमात्र चीज है जो बच्चे से लेकर मरणासन तक सभी कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडीज। अनुलोम विलोम, मैं यहाँ आई बेग टू डिफर। आप कह रहे इसको, कोई बात नहीं, या तो मैं आपने समझ पूरा नहीं सुना, या तो पूरा नहीं सुना। इसको अगर करना है, कोई भी कर सकता है, मैंने मना नहीं किया, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। अगर आप वो नियम कर सकते हैं तो ही करें। अगर आप नियम नहीं कर सकते हैं और खाली इसको करते हैं तो प्लीज कोई फायदा नहीं। हाँ ये बात ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, यही तो है ना। बिल्कुल। अगर इसके नियम आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको खाने में बटर चिकन भी चाहिए और नाड़ी शोधन भी करना है, तो प्लीज इसको मत कीजिएगा। अगर गलत तरीके से ये बॉडी में सेट हो गया एक बार, तो दोबारा ठीक नहीं होगा, फिर वो अगले जन्म में ही जाकर होगा, इस जन्म में दोबारा। देखिए, इसके पीछे साइंस है। हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है जी सर। कुंडलिनी एनर्जी हमारी बैकबोन, टेल पॉइंट जो होता है, वहां से स्टार्ट होकर के ऊपर की तरफ जाती है। करेक्ट। लेकिन नाड़ी शोधन जो है कुंडलिनी एनर्जी को शेक करता है, उसको उठाता है ऊपर की तरफ। करेक्ट। अगर कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई एक बार, राइट, और जब वो उठनी शुरू हो जाती है और उस टाइम पे उसको रास्ता क्लियर नहीं मिलता है, तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ओहो। और डायरेक्शन वापस अगर उसने नीचे की तरफ एक बार मोड़ ली, तो फिर वो दोबारा इस जन्म में, इस बॉडी में दोबारा वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लस एंड माइनस। मैंने देखो, जो मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो बहुत रिसर्च के बाद बोलता हूँ। मुझे भी मालूम है हम रामदेव बाबा क्या क्या सिखा रहे हैं लोगों को, है ना। हम आधी चीज उनकी पकड़ लेते हैं, आधी चीज को छोड़ देते हैं। जो हमारे मतलब की चीज होती है हम उसको पकड़ लेते हैं, जो हमारे मतलब नहीं लगती है हमें। हम एक चीज बताइए, अगर मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप आज से नाड़ी शोधन करना शुरू कीजिए, है ना, तो आप में से कितने लोग सुबह 5 बजे उठने वाले नियम को फॉलो करने वाले हैं? दूसरी बात, कितने लोग हैं जो प्रॉपर वैदिक डाइट ले रहे हैं और लेते रहेंगे? तीसरी बात, कि जो भी इसको फॉलो करता है, इसको प्रॉपर तरीके से नाड़ी शोधन करता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में डिप्रेशन अभी नहीं है इस टाइम? अगर डिप्रेशन है तो ना करें, क्योंकि डिप्रेशन इज ए वेरी डेंजरस थिंग फॉर उन लोगों के लिए जो नाड़ी शोधन और प्राणायाम और इस तरह की चीजों को करते हैं। तो अगर करना है तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो। सबके लिए है, सब करो, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करो। डायरेक्ट चौथे गियर में गाड़ी नहीं चलाई जाती है, गाड़ी पहले चलाई जाती है। दैट इज ट्रू। सर ये कुंडली जो आपने बोला, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो, या जो मेरु तंत्र जो बोलते हैं,
ये तो मेरुदंड मेरुदंड बोल रहे हैं। मेरुदंड जो उसको जागृत करने के बाद वो तो लाखों में एक कोई योगी, मतलब उसको तो फिर फेस रीडिंग, आप ऐसी चमत्कारिक शक्तियां आप में आ जाएंगी, अगला आदमी आपको मिलने आएगा, आप उसका पहचान, आप उसके भाव जान लोगे कि वो क्या चाहता है आपसे। मतलब वो तो फिर एक कुंडलिनी इज किस्म वेरी का, डिफरेंट। मैं वो आपको जो बड़े बताता बड़े हूँ योगी जो होते हैं कि वो देखते ही, चेहरा देखते ही बता देंगे कि तेरे अंदर क्या है और बाहर क्या है। वो तो एक ऐसी स्टेज है जो शायद लाखों में एक कर पाता है आप जी देखिए, जी, वो लाखों में एक योगी करो लाखों शायद। में एक राम इसीलिए होता है क्योंकि ये सारे नियम जो हैं वो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, बस वो सिर्फ शायद यही रीजन रामदेव है। जी के अंदर भी ना मैं हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि उनके चेहरे पे वो तेज नहीं लगा जो जो जागृत है, उसके चेहरे पे जलाल कुछ जीसस और नानक और कृष्ण सर वाला आपने जलाल आ ओशो जाता ओशो ओशो का फोटो देखा है कभी ध्यान से? है। जी जी, देखा है आपको सर। उसकी आंखों के अंदर पता चल जाता है कि हाँ, उसकी कुंडली जो आंखों में है ऊपर चमक चमक रही है, है, उसकी आंखों में आंखों में चमक, चमक दिख जाती है। आप बिल्कुल। अगर वैसे कभी विवेक, जीसस क्राइस्ट की फोटो कभी ध्यान से हाँ देखेंगे ना, आपको हाँ उनकी आंखों में हाँ, दिख जाएगा, है ना? करेक्ट। और तो होता मैं है। अपने अपने गुरुजी को भी उसमें ऐड करूंगा, स्वामी विवेकानंद को भी। विवेकानंद जी तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो हाँ 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 वो तो है ही। उनको तो आप हाँ अगर खाली चेहरा आप हाँ 5 मिनट उनको देख लो ना, तो आपको खुद को हाँ, एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। बस 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 बस, करेक्ट चंद्रा सर, जी यस। हैंड रेज कर रही हैं, लेकिन मुझे इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना पड़ेगा उनके हैंड को देखने के लिए, तो मैं नहीं, 1 मिनट के लिए आप प्रोसीड कैरी करूँ? ऑन रहिए, नहीं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही थी, जी जी जी, हाँ, कुंडलिनी प्लीज बोलिए प्लीज। बोलिए चंद्र जी, प्लीज प्लीज। सर। ये सिंपल अनुलोम विलोम को कुंडलिनी जागरण नहीं कहते हैं। कुंडलिनी जागरण ये होता है कि हम वन साइड से, अगर हम जैसे मौसम के अनुसार सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं, तो इस समय जैसे कि अगर ठंड लग रही है तो गर्म तरफ से यानी कि राइट तरफ से नॉस्ट्रिल को 8 बार काउंट करके ब्रीथ अंदर लेते हैं। 8 से ले लो या 4 से ले लो, तो उसकी जस्ट डबल सेकेंड आप होल्ड करेंगे कि 8 दूनी 16 सेकेंड आप अंदर ब्रीथ को होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके। फिर अच्छा, आप अपोजिट नॉस्ट्रिल खोल करके उसको एक्सहेल करेंगे। दैट ये होता है कुंडलिनी जागरण। फिर इसको रिपीटेशन में होता है, तो ये अच्छा, हम लोग करते हैं जी कुंडलिनी जागरण। जी जी। भारत योग संस्थान दिल्ली के द्वारा मैंने सीखा है और देखा है। गुरुजी कौन है इसमें चंद्रा जी, भारत में अब गुरुजी? वहाँ के आए थे सर, मुझे याद अच्छा, नहीं है नाम याद नहीं है, वगैरह। अच्छा, भारत योग संस्थान, ठीक है। हाँ, मैं पुस्तिका है बोलेंगे तो देख के बता दूंगी, पर भारत दिल्ली से जो संचालित है अच्छा, संस्था, काफी जगह है, तो उनके द्वारा मैंने देखा सुना और किया भी है। तो ये कुंडलिनी जागरण कहलाता है। चाहे आप 4 बार ब्रीथ लीजिए तो 4 दूनी 8 बार अंदर रोकिए, फिर अपोजिट से छोड़िए, तो ये होता है। और जरूर। ऐसे ही करके मतलब मौसम के अनुसार सूर्य भेदी और चंद्र भेदी अपन परिवर्तित करते हैं कि गर्मी है और ठंडी है, इस हिसाब ठीक से। ठीक, थैंक बहुत, यू। ओके। थैंक यू। जी मैम, देखिए, जितने अलग अलग प्रचलन हैं उतनी अलग अलग बातें हैं। ये कोई एक फिक्स, इसका कोई आपको कहीं पर भी कोई एक नियम नहीं है इसका। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं किसी पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर हम एक चीज कर रहे हैं तो या तो पूरा करें, शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट करें, या ना करें। ठीक है? हमें कुंडलिनी जागरण की अगर हम बात करें या प्राणायाम की बात करें या हम किसी भी तरीके की चीज की बात करें, तो या तो उससे जुड़े हुए पिछले सारे नियमों को पूरा करें या ना करें। ये जो ये जो नाड़ी शोधन है, ये जो कुंडलिनी जागरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें खांसी जुकाम हुआ और हमने इसको करके देख लिया। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार करके देख लिया और अगले दिन उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज की डेट में हमें बहुत कुछ चीज़ें बहुत अलग-अलग जगह से अलग-अलग तरीके से सीखने को मिल जाती हैं। सब सीखनी चाहिए, सब समझनी चाहिए और सभी सही है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम करें तो पूरा करें, नहीं करें तो ना ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो नाड़ी शोधन के खिलाफ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि लोग पूरा नहीं करते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं समझते हैं कि अगर हमने पूरे तरीके से नहीं किया, हम उसका कोई भी तरीका फॉलो करें, जो अभी आपने बताया 8 बार 16 बार वाला, वो भी मेथड गलत नहीं होगा। ऑब्वियसली जिसने सिखाया होगा, जिसने बताया होगा, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके बताया होगा, बहुत गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि 1 दिन करा और दूसरे दिन छोड़ दिया, या 6 दिन करा या 15 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन करा, फिर 2 दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर करें
तो नियम से करें, डेली करें, प्रैक्टिस करें, प्रॉपर तरीके से करें, उसकी रिस्पेक्ट करके करें। ना करें नहीं तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बड़ी रिस्पेक्ट होगी उसकी। उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें। कोई भी साइंस है, कोई भी विद्या है, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, वो ज्यादा डेंजरस हो सकती है। मेरा कहने का सिर्फ टोटल मकसद सिर्फ यही था। और जहां तक कुंडलिनी जागरण और इसकी बात है, दिस इज डीप साइंस। चलो छोटे, लेकिन एक इंसान जो मेरे पास बैठे बैठे जाती थी, स्किन फट जाती थी, खून आना शुरू हो जाता था कहीं से भी, अचानक बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बात करते करते कहीं से भी उसकी बॉडी फट जाएगी और खून 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 बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं। ऐसे ऐसी जितनी ये शक्तियां होती हैं, उतना ही अगर उन शक्तियों को मिस हैंडल किया जाए तो वो खुद ही डेंजरस हो जाती है। कोई भी शक्ति, अगर आग है, इज ए वेरी पावरफुल टूल। अगर आग को हैंडल प्रॉपर तरीके से किया जाए, इट इज वेरी पावरफुल। अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो खुद को ही जला देगी, आपको ही जला देगी, है ना। तो इसीलिए ये सारी शक्तियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बस सिर्फ मेरा टोटल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इन शक्तियों के साथ प्रॉपर तरीके से या तो इसके नियम फॉलो किए जाएं या ना किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, ये कुछ थ्योरी है जो मैं आपको अभी सारी प्रेजेंटेशन के अंदर भेजूंगा कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी किस तरीके से काम करती हैं, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन इसको प्रैक्टिस तभी करें जब आपको इसको प्रॉपर तरीके से डेली नियम से फॉलो करना हो, तभी स्टार्ट करें। राइट। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये हमारी जो ईड़ा और पिंगला जो होती हैं, ये यही होती हैं। और सुषुम्ना जो होती है वो हमारी स्टेबल रहती है। अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं मानता है ना। उसको अगर हम बात करें तो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चीजें होती हैं। न्यूट्रॉन कॉमन रहता है, स्टेबल रहता है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ईड़ा और पिंगला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी बॉडी में ईड़ा और पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को अगर हम बात करते हैं तो इट इज वेरी मच कनेक्टेड विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेचर में गर्म होते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो नेचर में ठंडे होते हैं, ये हमें सबको मालूम है। राइट। तो ये दे आर कनेक्टेड विद ईडा एंड पिंगला डायरेक्टली। राइट। तो हमें इन चीजों को बहुत गहराई में, अगर हमें इनकी प्रॉपर नॉलेज है तो ही इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, अदरवाइज हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करना है तो इसके सारे नियम, इसके सारे जो इसके रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। हम इसके साथ ये नहीं कर सकते कि ये वाला नियम मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको कर रहे हैं, ये वाला नियम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। कुछ प्राणायाम, कुछ अलग अलग तरीके हैं इसको करने के, ये सारे हमने डिटेल में, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिए हैं। ये सारे आसन हैं, अभी आगे वाले सेशंस में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये त्राटक है, जो मैं थर्ड आई से सांस लेने की बात बता रहा था, उसको हम प्रैक्टिस त्राटक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम त्राटक करते हैं, त्राटक यानी कि अगर हम कोई लाइट ऑब्जेक्ट, कोई रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट जैसे कि मोमबत्ती या दिया हम जला लेते हैं और हम उसको सामने बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं और थर्ड आई से सांस लेने की कोशिश करते हैं और उसको हम देखते हैं, तो हमारी थर्ड आई इतनी एक्टिव हो जाती है, इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो उस जलते हुए दिए को बुझा भी सके और दोबारा से ऑटोमेटिकली अपने आप जला भी सके, इतनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन वो वही वाली बात है कि लाखों में से कोई एक आदमी होता है जो यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंच सकता है, और वो बहुत रेयर होते हैं इस तरह के लोग। मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई, लेकिन पढ़ा है तो होते ही होंगे, कहीं ना कहीं तो होते ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ योगा के बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में। देयर आर बहुत डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हैं हमारे, बहुत अनलिमिटेड, इसके कोई लिमिट नहीं है कि कितने बेनिफिट्स हैं। राइट। ये कुछ आसन हैं
जो एग्जांपल्स हैं कि हमें अपनी बॉडी को किस किस तरीके से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रेचिंग ही करना है। स्ट्रेचिंग करने से ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो प्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें हमारे जो मेरिडियंस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जी चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। ये सूर्य नमस्कार अपने आप में हर एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली करवा देता है। हमारे सारे मेरिडियंस, हमारे सारे एनर्जी चैनल्स ये ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाते हैं, इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार को अगर हम ढंग से कर लें तो यही इकलौता काफी है हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। लेकिन यही है कि थोड़ा स्लो वर्किंग होता है, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को बॉडी के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना उसको बॉडी में एडजस्ट होने में उन चीज़ों को टाइम लगता ही है थोड़ा सा, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मुझसे होगा नहीं, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, हम कर नहीं सकते, मैं कैसे करूं, मुझसे तो, मेरे को तो दर्द हो रहा है, मेरे से होता नहीं है, लोग बोल देते हैं बचने के लिए। लेकिन इसका सिंपल सा एक ही तरीका है इसको सीखने का कि करें, थोड़ा करें, हल्का हल्का करें, कोशिश करें, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे अपने आप अपने लेवल पे आ जाएगा। कोशिश करें, बस कोशिश करने से ही होगा, है ना। अगर हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बिल्कुल ही मूवमेंट ही नहीं कर सकता है बॉडी में, तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा मूव करने की कोशिश तो कर सकता है, चाहे लेटे लेटे ही, चाहे बैठे बैठे ही, है ना। थोड़ा सा भी मूव करने की, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करे, डेली अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, राइट। बेस्ट तरीका यही है कि थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर हम डेली करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी कि योगा की प्रैक्टिस हम कर सकेंगे। डू लिटिल, डू स्मॉल, बट जस्ट डू इट। करना है, थोड़ा करें, ज्यादा करें के चक्कर में ना पड़े, ऐसे करें या वैसे करें के चक्कर में ना पड़े, सही करें या गलत करें के चक्कर में ना पड़े। योगा का कोई गलत नहीं होता, कोई गलत तरीके से नहीं होता। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, अगर प्रॉपर उसको एक कोई भी किसी भी एक पोज में हम बैठ जाए और अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट राइट स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो वो योगा का ही कोई ना कोई आसन बन जाता है ऑटोमेटिकली, वो कोई ना कोई और आसन होता ही है। चाहे हम लेग्स को स्ट्रेच करें, चाहे हम अपनी बैक को स्ट्रेच करें, चाहे हम अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करें, किसी भी तरीके से हमें अलग अलग तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे तो वो कोई ना कोई आसन होगा और वो ऑटोमेटिकली वो जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सकते हैं, राइट। नाउ आई एम टेलिंग 10 सुपर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस जिससे हम अपनी डिफरेंट तरह की बीमारियों को रिलीज कर सकते हैं। ये है चाइल्ड पोज जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। इसमें हमें सारी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, हमारे एंकल से, जो हमारा हिप से रिलेटेड, हमारी लोअर बैक से रिलेटेड, हमारी नी से रिलेटेड, एंकल से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड, डाइजेशन के जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी, हमारा लिवर, ये सारी चीजों में हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है, राइट। इसमें हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारी बैक में या हमारे एंकल्स में या कोई इंजरी है या कोई चोट है या कोई एक्सीडेंट वगैरह से अगर कोई हमारा कोई हिस्ट्री है तो हमें ये इसको नहीं करना है, अदरवाइज हम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। इसमें कोई ज्यादा इसमें साइंस ही नहीं है, बस खाली हमें वज्रासन में बैठना है और बैठ करके झुकना है और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, बहुत सिंपल है, राइट। दूसरा है हमें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरह, जैसे एक ये ट्रायंगल हमारी बॉडी हमें बन रही है, अगर हम इस तरीके से प्रॉपर तरीके से झुकते हैं तो हमारा एक्सक्रीशन के जितने भी वो हैं वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी अपर बैक से रिलेटेड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, राइट। इसको सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, अगर कोई प्रेग्नेंट होता है उस टाइम पे इसको ना करें, अदरवाइज इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी, ये पीछे वाला जो पोज था ये वाला, अगर किसी को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी नहीं करें,
हाँ यहाँ पे लिखा भी। ये प्लैंक पोज है। अगर किसी को फैट रिड्यूस करना है, किसी को वेट लॉस करना है, तो दिस इज द बेस्ट पोज। इससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। राइट, दिस इज द प्लैंक पोज। ये प्रेजेंटेशन में अभी आपको दूंगा और ये सारी एक्सरसाइजेज आप करके देखिएगा। ये एक्सरसाइज भी प्लैंक की तरह ही है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी जो कोहनियां हैं, कोहनियां मुड़ी रहती हैं और हमें अपने कोहनियों के बल पे इसको, हमें हाथों के बल पे हमें इसको करना होता है। ये भी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको करने की सजेशन नहीं है। अगर कोई, किसी को अगर कोई इंजरी है या कोई हिस्ट्री है तो भी इसको ट्राई ना करें, अदरवाइज ये सबके लिए है, सभी कर सकते हैं। ये कोबरा पोज है, इसको कोई भी कर सकता है। बैक के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को इंजरी है तो वो हल्का सा जरूर करे, थोड़ा थोड़ा जरूर करे, ज्यादा ना करे, ज्यादा स्ट्रेच ना करे, ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रेच ना करे, बिल्कुल हल्का हल्का करे, लेकिन करे जरूर। अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इसको ना करें, लेकिन हल्का हल्का जरूर करें, थोड़ी देर के लिए जरूर करें। ऐसा नहीं है कि उसको पोज को लेकर के रखना है आपने और इतने मिनट तक या इतने सेकंड तक काउंट करना है या कुछ है। थोड़ा सा करें फिर रिलैक्स करें, फिर थोड़ा सा करें फिर रिलैक्स करें। तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। ये ट्री पोज है, ये हमारे बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए, तीनों को बैलेंस करने के लिए ये बेस्ट पोज है, वन ऑफ द बेस्ट पोज ऑब्वियसली। जो हमारा एक होता है पद्मासन, पद्मासन के बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तीनों को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी माइंड एंड सोल, तो ये जो ट्री पोज होता है ये दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये ट्रायंगल पोज है, इसमें हमारी बॉडी सारी स्ट्रेच हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी और इजी टू यूज है। बट वही है, जो अगर बहुत ज्यादा फैटी होगा तो वो नहीं कर पाएगा इसको, लेकिन जितना जिस हद तक कर सकते हैं उतना तो करें। ये भी एक बहुत अच्छा पोज है जो हमारी शोल्डर्स के लिए, हमारी अपर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद अगर हम इस पोज को प्रैक्टिस करते हैं देन इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। ये ब्रिज पोज है, ये हमारी लोअर बैक, अपर बैक, हमारे हिप्स, हमारी थाइज, हमारी लेग्स, हमारे शोल्डर्स, सबके लिए बहुत अच्छा पोज है। ये तो सिंपल है, ये हमारे माइंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जो सिंक्रोनाइजेशन है माइंड और बॉडी की, उसके लिए ये बहुत अच्छा पोज है। राइट, नाउ फाइनल टिप्स योगा के लिए। नंबर 1, यूज अ कन्वीनियंट टाइम। कन्वीनियंट टाइम से मेरा मतलब है डेली। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप किसी एक जगह पे करें। मैं डेली ये चीज बोलता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर एक प्लेस ऐसी बना लें जहाँ पर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ताकि उस जगह पे आपकी एनर्जी जो क्रिएट हो रही है वो प्रॉपर तरीके से आपको बेनिफिट दे सके। अगर आप थोड़ा, आज आपने एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे, दूसरे दिन आपने दूसरी जगह पे किया, आज आपने किसी और टाइम किया, कल आप किसी और टाइम कर, तो एनर्जी क्रिएट हो पाएगी और वो स्कैटर्ड हो जाएगी, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अगर आप उसको करते हैं रेगुलर, तो आपको डबल बेनिफिट उसका मिल सकता है। राइट, योगा को कोशिश करें खाली पेट करें, भरे पेट करेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। अदरवाइज सारी की सारी एक्सरसाइज अगर आप खाना खाने के बाद करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि शायद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाए और उसमें कुछ ना कुछ फिर जो फायदा होने की बजाय कुछ ना कुछ नुकसान ही हो जाए। तो इसका तो फायदा नहीं। खाली पेट अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। योगा को करने से पहले हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या बेल्ट या बहुत ज़्यादा टाइट तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सो दैट जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके बॉडी में। योगा करने से पहले थोड़ा सा हल्का सा अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें।
डायरेक्ट योगा करना स्टार्ट ना करें, थोड़ा सा वार्म अप जरूर करें, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा सा वॉकिंग करके थोड़ा सा वार्म अप जरूर करें। हमारी अपनी बॉडी है, किसी और की तो बॉडी है नहीं, तो बॉडी को फायदा जो चीज दे रही है तो हमें उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। और कंसिस्टेंटली अगर हम करते हैं, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देती है। और अगर हम थोड़ा सा करके फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो बीच में रह जाती है, ना तो इधर की रहती है ना उधर की रहती है, दोनों दोनों के बीच में रह जाती है। तो फिर जो है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। तो वो ना करें, या तो रेगुलर करें या ना करें, सिंपल सी चीज है ना। ये कुछ वो है फाइनल टिप्स थे मेरे योगा के लिए। तो योगा के लिए जो लास्ट में बोलना चाहूंगा वो ये है, डू नॉट सिट एंड टॉक बिग। बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें ना करें कि मैं योगा करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं आज से शुरू करूंगा, मैं कल से शुरू करूंगा, ऐसा ना करें। जस्ट गेट अप एंड डू स्मॉल, थोड़ा सा करें लेकिन जरूर करें, आज से करें। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन ये खत्म हो गई। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको अभी भेज दूंगा और थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन है किसी का? सर बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, लेकिन थोड़ा सा जो अष्टांग योग आपने स्टार्ट में जो किया था, यम नियम आहार प्रत्याहार और वो जी उसका थोड़ा सा सर एलैबोरेशन, जब नेक्स्ट आज तो मतलब थोड़ा सा, वैसे तो बहुत अच्छा आपने, क्योंकि हम थ्योरी 99% लोग सिर्फ आसन को योग समझते हैं, दे डोंट नो। आपने बड़ी अच्छी बात बीच में कही कि पूरे नियम कायदे जो हैं वो बहुत जरूरी है, कि आहार का भी कैसा आहार, कौन सा आहार, व्हाट टाइम आई वाज फॉलोइंग। तो थोड़ा सा उसको एलैबोरेट अगर करेंगे ना सर, तो वो अष्टांग योग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपने शुरुआत की जैसे आहार को हम लोग, अब फॉरनर्स भी हमारे योगा दे थिंक कि ये फिजिकल आसन जिसको पोस्चर्स कहते हैं, दैट इज योगा। 99% वर्ल्ड यही समझता है, दुनिया, इंडिया भी और अब्रॉड भी, कि सिर्फ अपने हाथ पर हिलाने को ही योगा कहते हैं, विच इज नॉट ट्रू। नहीं, अपने हाथ, दैट इज वन ऑफ द 8 स्टेजेस, वन ऑफ द 8 थिंग्स ऑफ योगा। वो आसन भी उसमें एक है, लेकिन 7 और चीजों के बारे में कोई जिक्र करता ही नहीं है। यम के बारे में, नियम के बारे में, प्रत्याहार के बारे में, धारणा के बारे में, ये सब। देखिए बताता हूँ जी। हमारा जो इंसान का मन है, हम मन को कितना जानते हैं? हम अगर वहां तक जाने की बात करें, अगर हम समाधि तक जाने की बात करें, तो सबसे पहले स्टार्ट तो हमें चैप्टर 0 से करना पड़ेगा ना। चैप्टर 1 भी बाद में आता है, चैप्टर 0 आता है सबसे पहले। अगर हम बात करें समाधि तक जाने की, यम नियम प्रत्याहार यह सब हम करते रहेंगे, ये हम बहुत इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें और आगे तक बढ़ने की कोशिश करें, तो चैप्टर 10 उसी को पढ़ाया जाता है। चैप्टर 3rd क्लास पास करके जाओगे तभी 4th क्लास में जा सकते हो, वेरी ट्रू। 4th क्लास पास करोगे तभी 5th क्लास में जा सकते हो, 10th क्लास पास करोगे तभी 11th में अपना कॉमर्स साइंस अपना सिलेक्ट कर सकोगे। अगर नर्सरी में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको कॉमर्स और साइंस के बीच में आपको सिलेक्शन करना है 11th में जा करके, आपको तो वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? इसीलिए जरूरी ये है कि हमें पहले जितना मालूम है उतने को हम करें। हम बाकी सारी चीजों की साइंस हम डायरेक्ट सीख लेना चाहते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा चाह रहे हो या ऐसा कुछ है। मैं नॉर्मल एक कॉमन में, अगर हम इंडिया से बाहर हम इन सब चीजों के बारे में बात करें ना, तभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हमें सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ एक ही बार में सीख लेना है, लेकिन करना नहीं है। करें तो आगे का रास्ता खुलता है। मैं देखो थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके आपको ग्रुप में सब कुछ डाल दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा गूगल के ऊपर, सब कुछ अवेलेबल है। मेरा बताने का मकसद जो है, मेरे को आपको योगा के अंदर डॉक्टर नहीं बनाना है, मेरे को ये सब चीजों की थ्योरी आपको रटवानी नहीं है। मेरा जो इन प्रेजेंटेशंस का और इनका टारगेट है जो मेरा, वो डे 1 से ये है कि इसको आपको बॉडी में आपको बेनिफिट मिले, आपको, आपके परिवार को। आपको मैं छोटे छोटे टिप्स, कोई ट्रिक्स ऐसी दे दूं जिससे आप अपनी बीमारियां, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीजों को सॉल्यूशंस आप कर सकें। मैं थ्योरी देना मेरा टारगेट नहीं है, मैं पूरी बुक छापना मेरा यहाँ पे टारगेट नहीं था। सॉरी, मेरा जो टारगेट था वो मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है आप लोगों को सॉल्यूशन देना, थ्योरी समझाना नहीं।
थ्योरी समझाने के लिए मैं गूगल से अभी कॉपी करूंगा कुछ ना कुछ अच्छी तरह, कोई एक लिंक ऐसा आपको शेयर कर दूंगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आप पढ़ लेना आराम से, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा जो टारगेट है दैट इज डिफरेंट। मेरा ठीक है सर। टारगेट ये है जी, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, बहुत नहीं सिंपल नहीं, बहुत अच्छा आपने सही कहा, वैसे आपने सही कहा सर। टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। हम राउंड एंड राउंड घूमते रहे उसका कोई फायदा नहीं है, हमें टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा टारगेट ही नहीं है, हम समाधि की बात में अभी समझा दूंगा, समाधि नहीं ध्यान। नहीं, मैं समाधि सर, मेरा अभिप्राय पहली स्टेज से, अब आसन तो शायद छठा या सातवां अष्टांग योग में मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली दुनिया, इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीबडी, दे व्हेन दे टॉक अबाउट योगा 99% पीपल फोकस ऑन आसना पोस्चर। मेरा अभिप्राय ये था, और हम पहली नर्सरी के जी हम यम को भूल जाते हैं, जो पहली स्टेज है, नियम को भूल जाते हैं, जी तो जी जी, दूसरी क्लास है। हम तीसरी क्लास को भूल जाते हैं, जो आहार है, प्रत्याहार है। चौथी हम सीधा सातवीं क्लास में पहुंच जाते हैं नर्सरी। हम डायरेक्ट समाधि करना चाहते हैं, डायरेक्ट हाँ हम नहीं, समाधि तो आठवीं से सर, ये समाधि तो आसन के भी बाद में। हाँ, समाधि और प्राणायाम तो ये तो बात की, मतलब मेरा ये कहा, मेरी आंखें मतलब खोलने का मतलब ये था कि 99% पीपल वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, दे टॉक अबाउट आसना। जैसे योगा टीवी में भी योगा, आज योगा गुरु, मतलब देखो मैं अब एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, योगा आसन नहीं है, योगा हाँ, मेडिटेशन नहीं है, योगा हाँ, एक दिनचर्या है, एक करेक्ट एक तरह का सर। लाइफस्टाइल। संस्कृत में योगस्य चित्त वृद्धि, शरीरस्य चित्त वृद्धि निरोधा, ऐसा कुछ है कि जो चित्त की जो हमारे विरोधाभास, उनको निरोध, उसको दूर करने का उपाय, उसके अंदर सारी चीजें आती है, मानसिक मतलब हाँ, स्पिरिचुअल भी, मेंटल भी, फिजिकल भी, सबको ये जो अष्टांग योग है वो व्यवहार पतंजलि भी का, उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसका एक हाँ, देयर यू आर। अगर आप योगा को प्रैक्टिस करना है ना, तो सिर्फ आसन से आपने योगा बहुत सही बात की सर, आई वाज लिसनिंग वेरी, कि हम सब चीजों को करेंगे तभी हम यार ये सब बेनिफिट होगा। ये नहीं कि खा पी तो हम जंक फूड खा रहे हैं और मैकडोनल्ड में जा रहे हैं और बर्गर और ये पिज्जा, और उसके बाद हम आ जाते हैं योगा करने, तो वो करने बैठ जाते हैं। हाँ, देयर यू आर। तो शुक्र है, थैंकफुली मैं तो अब्रॉड भी जाता हूँ, मैं कम से कम मैं KFC और ये मैकडोनल्ड बच्चों को भी नहीं ले आता, मैं लाइफ में कभी किया ही नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो आई हैव नेवर गॉन टू ईट दिस जंक फूड। हाँ, कभी टिक्की समोसे खाया करते थे जवानी में, बट अब वो भी छोड़ दिए सर, वो छोले भटूरे, और जब से ये ज्ञान खुला है तो तब से ये जंक फूड खाना छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, एनीबॉडी? हाँ हाँ श्योर सर जी, हाँ जी, स्मिता जी बताइए। I do exercise yoga every day. हाँ जी, but I get a doubt whether we have to clear our bowel before we do, or we can do it anytime. it is better if you clear it before doing yoga. Okay. Because अगर वो बॉडी में रहता है ना, तो उसकी वजह से दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। एक तो ये कि जब हम योगा करते हैं हमारी बॉडी में हीट एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज क्रिएट होती हैं, बनती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं। और दूसरा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चेंज होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट की तरफ चेंज होने की वो उसमें रहता है। लेकिन अगर हमारे पेट में जो है वो रहता है सारा कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे जो वो वाले ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ब्लड प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो भरा रहेगा अंदर से, वो ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो वहां पर वो बेनिफिट जो जितना होना चाहिए था वो नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप क्लीन नहीं होंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से, आपका स्टूल्स क्लियर नहीं होगा पहले, जब आप योगा करेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से आप कर भी नहीं पाएंगे, वो वाले ऑर्गन्स जो हैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे, बेंड नहीं हो पाएंगे, तो उस वजह से वहां पर वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। क्या फायदा है उस चीज का? दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, अगर हमारे पेट में स्टूल्स रहते हैं, तो उस टाइम पे जो जो ब्लड के थ्रू, क्योंकि जब पेट में ये रहता है ना तो गैस प्रॉपर बनती रहती है रेगुलर, जितने टाइम तक स्टूल्स हमारे पेट के अंदर रहते हैं ना गैस बनती रहती है।
निकलती है एक बार, लेकिन वो हर सेकंड हर मोमेंट बन रही है। जब हम योगा कर रहे हैं, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, थोड़ा तेज हो जाता है, उस टाइम पे गैस भी ज्यादा बनती है फिर, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि पहले एक बार क्लियर कर लें, फिर योगा करें, और अगर दोबारा फिर बाद में दोबारा फीलिंग आ रही है तो फिर दोबारा क्लियर कर लें, बेस्ट ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि योगा बिना बिना योगा करे आप नहीं कर सकते हैं, या प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होगा, या अगर आपको वैसी वाली फीलिंग आती है, तो थोड़ा सा वाटर का इंटेक आप अपना बॉडी में बढ़ाएं, और अपना जो हाइड्रेशन है वो आपका प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं होगी बॉडी, इसीलिए क्लीन नहीं हो पाती है ना। तो आप पहले कोशिश करें कि आप पहले अपनी पहले स्टूल्स वगैरह जो हैं वो आप अपने रिमूव कर लें, उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज जो भी करना चाहें। It becomes 7:30, 8 o'clock in the morning by the time I clear first. And I drink 3 glasses water in the morning. Good. And then when I feel I go, then I do that. But 7:30 होता है, उसके बाद मतलब we have to wait so long. Then only anyway I eat very light in the morning, but just that breakfast itself takes, it's only soaked fruit, but वो भी 10 o'clock होता है। मैंने whatever you said that long fast happens, but I wanted to clear whether बेस्ट सॉल्यूशन ये है शुरू में थोड़े दिन के लिए, अभी थोड़े दिन की बात हो रही है, थोड़ा सा दिन और 1-2 दिन और रुक जाओ। अभी मैं जब आयुर्वेद में आऊंगा ना, जब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के टॉपिक लूंगा, उस टाइम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दिस इज नॉट कनेक्टेड विद योगा, दिस इज कनेक्टेड विद आयुर्वेद, बिकॉज हमारी नसें जो होती हैं, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो नसें हैं, जो हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं, जो स्टूल्स को क्लियर करने के लिए अंदर से जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारा एनस पॉइंट होता है, ये सारे अगर चिकने रहेंगे अंदर से, अगर इनमें चिकनाहट रहेगी तो इजीली मूवमेंट हो गया, इजीली पास हो जाएगा। अगर ये ड्राई रहेंगे, रफ रहेंगे, तो वो अंदर चिपकेगा, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं हो पाएगा। फिर हमें वेट करना पड़ता है, हमें चाय पीनी पड़ती है, हमें डिफरेंट तरह की चीजें करनी पड़ती हैं कि वो मूव हो सके, वो क्लियर हो सके। हमें वेट बहुत ज्यादा लंबा वेट भी करना पड़ता है, कई बार ये एक दिन में नहीं आता है, दो दिन में आता है, कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अंदर से ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अंदर से इंटरनली ड्राई हो जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। तो हमें सबसे पहले उन ऑर्गन्स को चिकनाहट देनी है। उनको चिकनाहट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने तेल पीना है या घी पीना है, ऐसा नहीं। उसका तरीका होता है, उसका सिस्टम होता है, वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी वाला जो सिस्टम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा अच्छा एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वो है वेट पैक। Yes sir, I am doing. I mean I was doing it. It helped me a lot. हाँ, आप वेट पैक अगर रेगुलर करेंगे तो आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी थर्ड पार्टी सपोर्ट, आपको इंटरनली ही वो आपकी चिकनाहट उन नसों में, उन पार्ट्स में आपकी इंटरनली चिकनाहट आ जाती है, और वो इंटरनली ऑटोमेटिक उसको रिलीज करता है। I wanted to tell you that my arthritis pain did not come for a long time, 2-3 months over, maybe 2 months. After wet pack, it finished. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. तो नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक हमारे योगा से रिलेटेड, अभी कोई क्वेश्चन है तो उसको लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन क्लोज करते हैं। नहीं हो गया सर। कल कौन सा टॉपिक रहेगा सर? कल का कल देखते हैं सर। सरप्राइज। ठीक है सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।